हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ ऑर्गेनिक हीरोइक सीरीज, जहाँ पे आज हम लोग एमाइन स्टार्ट करने वाले हैं और आज एमाइंस की पहली वीडियो है। तो बिना कोई देरी के जैसे हम लोग रिएक्शंस के थ्रू एनसीईआरटी को कवर करते हैं वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एमाइंस में जो पहला रिएक्शन आपको दिखता है, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एल्काइल हैलाइड एक दिया हुआ है जिसका रिएक्शन NH3 मतलब अमोनिया के साथ हो रहा है और बोला है कि आगे क्या बनेगा वो बताओ हमें। ठीक है, उसके बाद जो बनेगा उसको आपको फिर से RX मतलब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाना है और फिर आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे ही बताते जाना है आपको। तो जैसे ही आपको ये रिएक्शन दिखे ना, जहाँ पे एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ हो रहा हो, आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसे आएगा दिमाग में याद? NH3 आपको पता है इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन काफ़ी अच्छे अमाउंट में है, तो ये कैसा एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह, और यही न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे एक्ट करता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। तो NH3 को देखते ही आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे रिएक्शन होता है, जहाँ पे अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हो रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट होगा। तो क्या सब्स्टिट्यूट होगा? ये जो आपको X दिख रहा है, ये जो हेलोजन एटम दिख रहा है, ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पे होगा। और कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल मतलब कि NH3 करेगा। तो बेसिकली इसमें पहले ये तो आपको समझ में आ गया कि इसमें ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दूसरा आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें प्रोडक्ट बनाना कैसे है। तो कुछ नहीं, आप याद रखो सीधे सीधे कि आपको इसमें से H हटाते जाना है और R लगाते जाना है, और ये आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। मतलब कि पहले एक H हटाओगे, फिर अगला H हटाओगे, ऐसे हटाते जाना है। तो पहले स्टेप में आपको यहाँ पे 3 H दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, इसमें पहला H हटाओगे और एक R लगा दोगे इसमें। ठीक है, तो ये बन गया आपका NH2R। ठीक है, और आपको पता है ये कौन से डिग्री का अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में इन्होंने बोला फिर से RX के साथ रिएक्शन कराओगे, तो अगले स्टेप के लिए जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अब NH3 नहीं होगा, क्योंकि अब तो NH3 बचा नहीं है, अब आपका बचा है NH2R। तो ये जो 1 डिग्री अमाइन बना है, यही आपका अगले स्टेप के लिए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और इसीलिए अगले स्टेप का न्यूक्लियोफाइल आपका हो गया 1 डिग्री अमाइन। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगले स्टेप में क्या करोगे, फिर से एक H हटाओगे और फिर एक नया R लगा दोगे। तो इसमें अब क्या हो जाएगा अगले बार में, NHR पहले से इसमें था ही, और ये वाला R अब एक और लग जाएगा इसमें, तो ये R यहाँ पे लग गया। तो मान लो अगर मैंने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड चेंज कर दिया होता तो अब यहाँ पे एक नया R लग जाता, और जिसको R' लिखते आप। ठीक है, अच्छा, फिर अगले स्टेप में फिर वही करना है आपको। एक H अभी भी बचा हुआ है, इसको भी हटाओगे, तो अगले स्टेप में बन जाएगा आपका, ये क्या बन गया था, 2 डिग्री अमाइन, अगले स्टेप में बन जाएगा 3 डिग्री अमाइन। तो NR लग चुका था, एक और नया R लग गया। ठीक है, ये R कहाँ से आया? ये R यहाँ से आया। ठीक है, इस वाले एल्काइल हैलाइड से। ठीक, तो ये बन गया आपका 3 डिग्री अमाइन। अब क्या करना है भैया, अब तो H बचा नहीं है, अब क्या करेंगे? तो जब ये 3 डिग्री अमाइन आपका बन जाए तो उसके बाद आपको याद रखना है कि लास्ट स्टेप में आपका बनता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बनता है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखो कि पहले तो आपको कुछ नहीं करना है, H हटाते जाना है, R लगाते जाना है। ठीक है, R कहाँ से आएगा? अगले एल्काइल हैलाइड से आएगा। तो जो भी R, अगर मान लो मैंने एल्काइल हैलाइड चेंज कर दिया है तो R भी चेंज हो जाएगा। ये दिमाग में आ गया। पहले 1 डिग्री अमाइन बना, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, लास्ट में क्या बनता है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा था, यहाँ बन गया था आपका R3N। ठीक है, और आपको यहाँ पे RX ऐड करना है, तो कुछ नहीं, RX को पूरा ऐड कर दो, आपको यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा R4N पहले से था, और एक X भी आपका यहाँ पे लिखोगे, तो ये हो गया R4N प्लस X नेगेटिव, ऐसे लिखते हैं इसको। ये बन गया आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो ये आपको बनाना है। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट लिखना है, किस टाइप का रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्या करना है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब एक बार एनसीईआरटी खोल के देखते हैं इसके बारे में क्या लिखती है एनसीईआरटी। तो अभी जो हमने रिएक्शन किया था, ये दूसरा रिएक्शन था एनसीईआरटी का, और आपको दिख रहा है इस रिएक्शन का नाम क्या है। अभी तो मैंने टाइप बता दिया था क्या कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपको क्या दिख रहा था इसमें क्या हो रहा था इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में अमोनिया RX बॉन्ड को तोड़ रहा था, तब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा जब R और X के बीच का बॉन्ड टूटेगा और वहाँ पे N आपका जाके जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि अमोनिया की मदद से एक बॉन्ड टूट रहा था, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं एमोनोलाइसिस। ठीक है, तो रिएक्शन देखते ही आप टाइप और उसका नाम याद आपके दिमाग में आ सकता है। अच्छा, तो वही सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगी कि इस रिएक्शन को हम लोग एमोनोलाइसिस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया की मदद से C और X के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई पहले स्टेप की बात, जिसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? NH3 है। लेकिन अगले स्टेप में क्या होगा? तो अगले स्टेप में जो प्राइमरी अमाइन बना था पहले स्टेप में, वो अगले स्टेप के लिए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। मतलब पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल NH3 था, उसके बाद इस रिएक्शन में जो बना पहला 1 डिग्री अमाइन, ये अगले स्टेप के लिए आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। मतलब कि अब ये 1 डिग्री अमाइन जाके एल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी बोल रही है। उसके बाद हमने ये देखा था कि इसमें पहले 1 डिग्री बनता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और लास्ट में बनता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़ एनसीईआरटी यहाँ पे लिखती है कि इस रिएक्शन के लिए जो आप यहाँ RX ले रहे हो, ये या तो एल्काइल हैलाइड होगा या फिर बेंजाइल हैलाइड होगा, एराइल हैलाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि इसमें R और X के बीच, मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है।
अगर आपको याद है हेलो एल्केन चैप्टर, तो वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी कि जो एराइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी नहीं दिखाती है। क्यों? क्योंकि उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है और इसलिए C और X के बीच का बॉन्ड टूटने में दिक्कत होती है। इसी रीजन के कारण यहाँ पे इन्होंने एल्काइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड लेने के लिए बोला है। एराइल हैलाइड आप यहाँ पे नहीं लेते क्योंकि वो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण, तो आप R और X के बीच का बॉन्डिंग नहीं तोड़ पाओगे, है ना। तो ये आपकी चीज़ ध्यान रखनी है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा दिखाएगा इम्यूनोलाइसिस, तो आपको ये कंसेप्ट लगाना होगा। अब लास्ट में एनसीईआरटी कुछ और पॉइंट्स लिखती है इम्यूनोलाइसिस के बारे में, वो देख लेते हैं। इम्यूनोलाइसिस सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको इसमें दिखा कि इसमें एक प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, इसमें मिक्सचर और प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज। तो मान लो कभी आपको ये लाइन लिखा हुआ मिलता है कि इम्यूनोलाइसिस का क्या डिसएडवांटेज है, तो आपको याद होना चाहिए कि इम्यूनोलाइसिस का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें मिक्सचर और प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, इसलिए प्योर प्रोडक्ट आपको नहीं मिल पाता है, यील्ड इसलिए इसमें कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा, तो मान लो कभी ये क्या करें कि आपका जो अमोनिया है वो एक्सेस में ले लें, तो एक्सेस में लेंगे तो आपका एंड तक सारा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब 1 डिग्री अमाइन भी बनेगा, 2 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री बनेगा, लास्ट में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बनेगा। तो उस केस में आपको मेजर प्रोडक्ट अगर आंसर देना पड़ जाए तो क्या दोगे, तो आपको एनसीईआरटी बताती है कि मेजर प्रोडक्ट उस केस में आपको प्राइमरी अमाइन देना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और अगर मान लो आपसे कभी एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी पूछते हैं एमोनोलाइसिस में, तो आपने यहाँ क्या देखा था कि इसमें R और X के बीच का बॉन्ड टूट रहा था, तो जो इजीली टूट पाएगा बॉन्ड वो ज़्यादा जल्दी रिएक्टिविटी दिखाएगा, मतलब ज़्यादा फास्ट रिएक्टिविटी दिखाएगा। तो इसीलिए इसका ट्रेंड क्या बनेगा, RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी दिखाएगा, फिर RBr, फिर RCl। क्यों? क्योंकि R और I के बीच का बॉन्ड सबसे ज़्यादा वीक होता है, तो जल्दी टूटेगा, जल्दी ये एमोनोलाइसिस दिखाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है जो कि मैंने आपको कंसेप्चुअली समझा दिए, और इसलिए आपको इसमें से सारे पॉइंट्स अब याद नहीं रखने होंगे क्योंकि आप बहुत कुछ समझ गए हो। तो जब भी स्टेटमेंट आपके सामने आएगा तो उसी समय आप कंफ्यूजन निकाल सकते हो कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्रोडक्ट कैसे बनाना बता दिया मैंने। तो ये आपका रिएक्शन हो गया पहला। अब चलते हैं रिएक्शन कॉपी की तरफ और दूसरा रिएक्शन देखते हैं। तो दूसरा रिएक्शन आपको दिखता है ये, जिसमें नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है और इसका रिएक्शन H2PD के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो जैसे आपको H2PD दिखे, आपके दिमाग में ये तो आ ही गया होगा कि इसमें हाइड्रोजनेशन होगा, मतलब रिडक्शन होगा, ठीक है। और रिडक्शन में आपको सबसे पहला कंसेप्ट क्या पता होता है, एकदम बच्चे में आपने पढ़ा होता है कि रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन लगता है। तो बेसिकली इसमें आपको दिमाग में ये देखते ही, जैसे आप ये रिएजेंट देखते हो और आप ये रिएक्टेंट देखते हो, आप गेस कर सकते हो कि इसमें क्या करना है, इसमें रिडक्शन करना है। क्या करोगे इसमें रिडक्शन में, O हटाओगे, H लगाओगे, तो यहाँ पे O आपको दिख रहा है 2-2, तो आप यहाँ दोनों O को हटाओगे और 2 H लगा दोगे, तो आपका बेसिकली ये क्या बन गया, एमाइन बन गया। तो NO2 की जगह क्या आ गया, यहाँ पे NH2 आ गया। तो अगर आपको सीधे याद रखना है ट्रिक, तो आपको इसमें याद रखना है कि जैसे मेरे को H2PD दिखे और यहाँ पे NO2 दिख रहा है बेंजीन पे लगा हुआ, तो समझ जाना है इसमें रिडक्शन होगा। और रिडक्शन कैसे करवाओगे, O हटाओगे, H लगाओगे, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसमें कुछ नहीं हुआ है, NO2 हटा है और NH2 लग गया है, ठीक है। तो ये आपको करना होगा। अगले स्टेप में देखोगे तो इसमें सेम रिएक्शन है, बस रीएजेंट अलग है। तो रीएजेंट अलग देख के भी आपको याद आना चाहिए कि ये भी सेम रिएक्शन है। कैसे आप पहचानोगे, देखो इसमें मेटल दिख रहा है और आपको एसिड दिख रहा है। मेटल प्लस एसिड जब भी रिएक्शन दिखाता है तो हाइड्रोजन आपका रिलीज होता है, तो इसमें भी H2 रिलीज होगा, तो ये भी रिडक्शन ही दिखाता है। तो सेम चीज़ करना है, इसमें भी NO2 हटाओगे और NH2 लगा दोगे, ठीक है। तो क्या क्या रिएजेंट आपके दिमाग में होना चाहिए, एक तो H2PD अगर दिखे तब तो रिडक्शन है ही, बेसिकली देखते समझ जाओगे। दूसरा, अगर आपको SnHCl दिखे या फिर Fe प्लस HCl दिखे, उस केस में भी आपको रिडक्शन करवाना पड़ता है और उसमें NO2 हट के NH2 लग जाता है और वो एमाइन बन जाता है, ठीक है। तो एमाइन की प्रिपरेशन का ये दूसरा रिएक्शन आपने बेसिकली देख लिया है। इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट, जैसे ही आप ये रिएक्शन देखो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, वो ये है कि Sn प्लस HCl है या फिर Fe प्लस HCl है, तो इनमें से कौन सा बेटर है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि Fe प्लस HCl जो है वो बेटर रिएजेंट की तरह यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आपका एक तो पहले FeCl2 निकलता है और FeCl2 बाद में हाइड्रोलाइज होने के बाद HCl रिलीज कर देता है। तो जो HCl आपको इस रिएक्शन में चाहिए वो उसी रिएक्शन में ऑलरेडी फिर से प्रिपेयर होते रहता है, तो आपको उतना ज़्यादा HCl यूज़ नहीं करना पड़ता है इनिशिएशन के लिए। तो एनसीईआरटी अगर मैं खोल के आपको दिखाऊँ ये रिएक्शन, तो पहली चीज़ तो यही जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें आयरन स्क्रैप और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला जो रिएजेंट है उसको प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जब Fe और HCl रिएक्ट करते हैं तो FeCl2 बनता है और FeCl2 जो है हाइड्रोलिसिस के बाद HCl रिलीज करता है। तो जो HCl आपको यहाँ पे चाहिए वो ऑलरेडी इसी में बन जाता है और इसलिए आपको इनिशिएशन के टाइम ज़्यादा HCl देना नहीं पड़ता है, ठीक है। इस यही रीज़न है। तो ये आपका एक अच्छा AR यहाँ से बन के आ सकता है कि क्यों हम लोग Fe और HCl को प्रेफर करते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन में। तो आपको आंसर देना है क्योंकि इसमें FeCl2 बनता है जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद HCl रिलीज कर देता है और यही HCl हमें चाहिए होता है रिएक्शन में, तो हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में HCl इनिशिएशन के टाइम यूज़ नहीं करना पड़ता।
ठीक है, ये चीज़ हो। दूसरा कैसे पहचानना है ये मैंने आपको बता दिया, नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन है कि नहीं। एक तो H2PD देखते ही आप समझ जाओगे कि इसमें तो रिडक्शन ही होता है। O हटाओगे H लगा दोगे, जितने O है 2 O हटा के 2 H लगा दिया, या फिर NO2 हटा के NH2 लगा दिया। दूसरा मेटल अगर आपको एसिडिक मीडियम में दिखता है तब भी आपको समझ आना है कि रिडक्शन ही होगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी H2 रिलीज होता है। ठीक है, चलो ये रिएक्शन भी देख लिया, एमोनोलाइसिस भी देख ली, चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। तो अगला रिएक्शन दिखता है जहाँ पे क्या है, एक आपका नाइट्राइल ग्रुप आपको दिख रहा है और इसका रिएक्शन H2 और निकल के प्रेजेंस में हो रहा है, या फिर सोडियम एमलगम और इथेनॉल के प्रेजेंस में आपको हो रहा है। तो या तो ये रिएजेंट हो सकता है H2 निकल, या फिर सोडियम एमलगम और इथेनॉल आपको देखने को मिल सकता है। इनमें से कोई एक मिलेगा। ठीक है, दोनों साथ में यहाँ लिख दिया है एनसीईआरटी ने, बाकी कोई एक आपको मिलेगा। तो H2 निकल तो देखते ही आप समझ जाओगे कि रिडक्शन होने वाला है, तो इसमें भी आपका H का एडिशन तो आपको दिखेगा। दूसरा सोडियम एमलगम और इथेनॉल को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ नहीं, अल्कोहल का अगर आप मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो, आपको अगर याद है अल्कोहल का जब हमने मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाया था, सोडियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, तो उसमें भी H2 रिलीज होता है। तो इसमें भी आपका H2 रिलीज होगा, तो ये भी रिडक्शन ही करवाता है। तो ये आप रिएजेंट देख के याद कर सकते हो कि क्या इसमें होने वाला है। तो रिडक्शन होगा तो आपको आना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है। तो रिडक्शन जब कराओगे तो इसमें आपको O तो दिख नहीं रहा है कि O हटा दिया, H लगा दिया। इसमें आप क्या करोगे, कुछ नहीं, पाई बॉन्ड तोड़ोगे। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड आपको तोड़ देना है। तो 2 तोड़ा है तो 2 बार H लगाओगे, तो एक बॉन्ड के लिए आपने HH दे दिया, दूसरे बॉन्ड के लिए फिर से HH लगा दिया यहाँ पे। तो ये आपका बन जाता है RCH2, 2 बॉन्ड तोड़ दिया था तो एक ही बचा, और NH, तो ये फिर से आपका एमाइन बन जाता है। तो ये आपको करना होगा। तो जब भी आपको ये रिएक्शन दिखे नाइट्राइल के साथ रिएक्शन H2 निकल का, या फिर सोडियम एमलगम और इथेनॉल का, उसमें क्या करना होगा, आपको रिडक्शन करना होगा। पाई बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड तोड़ दोगे और HH के लगा के उसको फिर उसकी वैलेंसी कंप्लीट करोगे, तो उसमें आपका बन जाएगा एमाइन। अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे इस रिएक्शन को तो आपको यहाँ पे दिखता है। हाँ, एनसीईआरटी में एक और पॉइंट लिखा है कि मान लो H2 निकल होगा तब तो ये कराओगे, सोडियम एमलगम और इथेनॉल होगा तब भी ये कराओगे। एक और रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर ये भी होगा तब भी आपको रिडक्शन ही करवाना होगा। तो सेम जो आपने रिएक्शन किया वही आपको करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन आपने देखा नाइट्राइल से एमाइन में कन्वर्जन वाला, इस रिएक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं एक कार्बन बढ़ा के एमाइन बनाने के लिए। मतलब कि मान लो आपके पास स्टार्टिंग में जो एमाइन है उसमें एक ही कार्बन था, मान लेते हैं कि आपके पास जो स्टार्टिंग में एमाइन था वो ये था, RNH2 था। ठीक है, अब आपको इससे RCH2NH2 बनाना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिसके थ्रू बीच में एक नाइट्राइल ग्रुप आप लगाओ पहले, और उसके बाद ये रिएक्शन करवाने के बाद आप एक कार्बन बढ़ा लोगे। तो यही यहाँ लिखती है एनसीईआरटी कि ये जो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल वाला रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके थ्रू आप एमाइंस में कार्बन नंबर को इंक्रीज कर सकते। ठीक है, एक कार्बन को आप बढ़ा सकते हो। तो एसेंट ऑफ एमाइन सीरीज आप इस रिएक्शन के थ्रू कर सकते हो। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज कार्बन नंबर इन एमाइन सीरीज, तो आपको याद रखना है कि रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल उसमें से रिएक्शन है। बाकी सिंपल याद रखो कि कभी भी अगर डी कार्बोक्सिलेशन कहीं पे हो रहा है तो CO2 निकलेगा, तो एक कार्बन आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो वो कार्बन कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और कभी भी हम लोग अगर नाइट्राइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा दें कहीं पे, CN ग्रुप कहीं आ रहा है, तो समझ जाना वो नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर देगा। इसको आप कहीं भी नोटिस कर सकते हो, आपको ये चीज़ पॉइंट आउट होगी। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कैसे याद रखना है। उसके बाद चलते हम लोग अगले रिएक्शन की तरफ, और अगला रिएक्शन आपका है जिसमें आपको दिख रहा है कि एक एमाइड दिया गया है आपको, और इसका रिएक्शन LiLH4 के साथ एक पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में H2 डाला हुआ है। तो LiLH4 देखते आपके दिमाग में ये तो आ ही गया होगा कि इसमें रिडक्शन होगा। और रिडक्शन में मैंने बोला था कि अगर आपको O दिख गया तब तो आपको सिंपल O हटाना है और H लगाना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है O, ठीक है, और 2 बॉन्ड के साथ O है, तो O हटाओगे तो कार्बन की वैलेंसी तो पूरी करोगे। तो यहाँ पे दोनों बॉन्ड हटेगा तो 2 H लगाओगे। तो सिंपल आपको यही करना है कि दोनों बॉन्ड हटा के 2 H लगा दोगे कार्बन में, तो RCH2NH2। तो ये भी आपका क्या बन गया, एमाइन बन गया। तो ये भी एक एमाइन का प्रिपरेशन है जिसमें एमाइड से एमाइन में हम लोग चेंज कर सकते हैं अगर हम लोग LiLH4 के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे आप ये रिएजेंट देखते समझ सकते हो कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन यहाँ पे होगा, और रिडक्शन फिर कैसे आपको करवाना है। इसमें एक ही अलग रिएक्शन आपको दिखा था एमोनोलाइसिस वाला, तो उसको ध्यान से देख लेना। बाकी ये सब में तो सेम ही चीज़ आपने ऑलमोस्ट की। तो एनसीईआरटी खोल के देख लेते हैं सेक्शन को। तो इसमें एनसीईआरटी में कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको बताऊँ, उसमें सेम वही चीज़ थी, बॉन्ड को तोड़ा और HH यहाँ पे लगा दिया। अब चलते हैं हम लोग मेन रिएक्शन के ऊपर, जिससे आपका भर के क्वेश्चन आपको दिखेगा आपके एग्जाम में, और चांसेस है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो इसी रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले ये रिएक्शन आपको देखते ही कैसे याद करना है, या कैसे आपको देखते ही पहचानना है कि रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला रिएक्शन है और इसका नाम क्या है। तो जैसे आप इसको देखोगे ना तो आपको देखते याद आएगा कि अरे इसका नाम तो मुझे पता है, और अगर आप ध्यान से याद करोगे तो इसका नाम आपको पता है क्या है, थालीमाइड। ठीक है, थालीमाइड इसका नाम मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, और मैंने आपको बताया था कि इससे पहले थालामाइड बनता है और थालामाइड से फिर थालीमाइड बन जाता है। तो जैसे ही आपके दिमाग में ये आएगा कि अच्छा थालीमाइड में इन्होंने KOH डाला हुआ है पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में अल्काइल हैलाइड डाला हुआ है, तीसरे स्टेप में NaOH से हाइड्रोलिसिस करवाई है। तो जैसे ही आपको ये दिखे थालीमाइड और KOH, RX और NaOH, समझ जाना है कि ये क्या है, रिएक्शन है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो रिएक्शन का नाम आप देखते पहचान सकते हो क्योंकि यहाँ पे थालीमाइड आपको दिख रहा है।
तो गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन आपके दिमाग में याद आ जाएगा। इसमें दूसरा आप रिएजेंट देख के भी पहचान सकते हो कि पहले स्टेप में KOH डला हो, स्टेप में कोई एल्काइल हैलाइड डला हो, और तीसरे स्टेप में आपका NaOH डला हो, मतलब कि कोई भी एल्कली। यहाँ पे देखो दो एल्कली दिख रहे हैं, एक बार KOH है और दूसरे स्टेप में NaOH है बस, लेकिन जो दूसरा वाला है उसमें आपके हाइड्रोलिसिस के लिए उसको डाला गया है। अच्छा, तो इसमें आपको कैसे प्रोडक्ट बनाना है ये आपको पता होना चाहिए। देखो सिंपल, तो पहले स्टेप में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, H दिख रहा है और KOH जो है वो बेस है, तो यहाँ पे एक एसिड बेस का रिएक्शन होगा और यहाँ पे पहले स्टेप में बनता है सॉल्ट। तो सॉल्ट कैसे बनेगा आपको पता है, सेम चीज़ जैसा है वैसा बना दो। ये C डबल बॉन्ड O N था, ठीक है। H की जगह क्या आ जाएगा, आपका सॉल्ट बनाना है, तो यहाँ पे जो K आपको दिख रहा है वो K यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका बन गया पहले स्टेप पे सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है कि इस सॉल्ट का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ हुआ है और यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि कोई चीज़ हटेगा और दूसरा चीज़ आएगा। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे K हटाना है और R यहाँ पे लगा देना है अगले स्टेप। तो फिर से आप सेम चीज़ करो, जैसा है वैसा ही बनाओ। C डबल बॉन्ड O N K था, अब क्या हो गया NR बन गया, ठीक है। जब ये बन जाए उसके बाद आपको इसका हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे NaOH डाला गया है। तो हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए इसमें आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप में ऐसे याद रखना है कि आपको दिख रहा है NaOH में दो पार्ट है, NaO और H। तो ये वो जो बॉन्ड आपको दिख रहा है इसको तोड़ो, ठीक है, और इसमें दे दो ONa, इसमें भी दे दो ONa, और जो NR बचा, क्योंकि आपने दो Na दिया तो मतलब आपने दो NaOH चूज़ किया तो दो H बचा होगा, तो दो H आप दे दो NR को। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा NR बन जाएगा NR, दो H दे दिया तो NH2 यहाँ पे लग गया, ठीक है। और इधर जो आपने ONa लगाया था तो ये आपका यहाँ पे सॉल्ट बन गया है। इसको भी अगर मैं बना के दिखाऊँ, C डबल बॉन्ड O ONa, C डबल बॉन्ड O ONa। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। NaOH जो था उसको आपने दो पार्ट में बांट लिया, ONa और H में। ये जो दोनों बॉन्ड हैं दोनों को तोड़ दिया, तो ONa यहाँ दिया, एक बार H आपने यहाँ दिया, फिर ONa यहाँ दिया, एक बार H आपने यहाँ दिया, तो ये आपका बन गया NH2R, ठीक है, और ये बन गया आपका सॉल्ट। तो अगर NCERT खोल के मैं आपको दिखाऊं कि इसमें कैसे बनाना होता है, तो देखो आपने ये किया है, पहले आपको थालीमाइड दिख गया, पहले स्टेप में आपको KOH दिख गया। तो देखो इसमें आपको देखना क्या है कि जो आपको एल्कली यहाँ पे मिला है उसी का आपने यूज़ किया है। मान लो यहाँ पे NaOH होता तो यहाँ पे K की जगह Na आता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे KOH है तो यहाँ पे इसलिए क्या है। तो मान लो ये ABC करके अगर कभी आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो एल्कली, जैसे यहाँ पे KOH है तो आपने KOH का यूज़ किया है, NaOH का यूज़ नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपका हो गया K, उसके जब आपने इसको एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाया तो ये K रिप्लेस हो गया R से, ठीक है। तो जो भी R होगा वो R यहाँ पे लिख सकते हो। मान लो ये होता CH3Cl, तो यहाँ पे आ जाता आपका CH3। इस तरीके से आपको देखना है इसको। उसके बाद क्योंकि आपने यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन करवाया इसलिए यहाँ पे ONa आपको दिख रहा है। मान लो यहाँ पे KOH होता तो यहाँ पे आपको ONa की जगह OK दिखता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो तीन रिएजेंट है तीनों का अलग अलग स्टेप में काम है। पहले स्टेप में KOH था इसलिए यहाँ पे आपको K दिखा, और थर्ड स्टेप में NaOH था इसलिए आपको यहाँ पे ONa दिखा, ना कि OK, ठीक है। तो आपको ये रट के नहीं जाना है कि हमेशा ONa आएगा, जो दिया है एल्कली उसका आपको यूज़ करना। और उसके बाद NR का तो यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन बन गया था, वो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया था कैसे बनाना है। तो इस तरीके से आपको इस रिएक्शन को करना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को आपको बतानी है कि इस रिएक्शन को मेनली क्यों यूज़ करते हैं। अगर आप नाम को ध्यान से पढ़ो तो आपको नाम दिख रहा है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो इस रिएक्शन को किसी चीज़ के सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर, तो इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस, ठीक है, एरोमेटिक अमाइंस नहीं। क्यों, उसका रीजन मैं बताऊंगा। अच्छा AR बन के आ सकता है यहाँ से। पहला तो समझो, एक एक क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर देते जाते हैं। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज यूज फॉर, तो आप बोलोगे प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस के सिंथेसिस या प्रिपरेशन के लिए हम लोग गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस को यूज करते हैं। तो पहला आंसर हो गया। अगर हम लोग इसको इतना स्पेसिफिकली प्राइमरी अमाइंस के लिए प्रिपरेशन के लिए यूज करें तो हमें उसको डायरेक्टली बनाना आना चाहिए। ये तो हमने चलो हर एक स्टेप में क्या बन रहा है वो देख लिया, ठीक है। तो अगर मैं मान लो मेरे को ऑप्शन में डायरेक्टली प्राइमरी अमाइन से बताना है तो कैसे बनाऊंगा। तो उसमें कुछ नहीं करना है, जो भी आपको जब रिएजेंट दिया हो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में तो आपको यहाँ पे RX दिखेगा, मतलब जो भी आपको एल्काइल हैलाइड दिख रहा है उसको देखना है। इसमें जो भी R ग्रुप होगा उसको उठाना है और उसमें NH2 लगा देना है। तो मान लो यहाँ पे जब रिएजेंट दिया होगा तो यहाँ पे मान लो लिख दिया C2H5Cl। तो आपने देखा कि इसमें R ग्रुप जो है वो C2H5 है, तो आपने C2H5 को उठाया और इसमें लगा दिया NH2। ये बन गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको करना। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में क्योंकि हम लोग को प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस बनाना पड़ता है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, सीधे RX जो भी दिया होगा उसका R निकालना है और NH2 उसमें लगा देना है। मेरा 1 डिग्री अमाइन यहाँ बन जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस को हम लोग प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो मतलब इसको हम लोग प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, सिंपल रीज़न, अगर आपको याद है मैंने यहाँ पे बोला था कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। और सेम रीज़न जो हमने पहले डिस्कस किया था एमोनोलाइसिस के केस में, जो एराइल हैलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि पार्शियल डेवलपमेंट कैरेक्टर उसमें आ जाता है, तो बॉन्ड तोड़ने में दिक्कत होती है। इसीलिए एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस हम लोग गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वही सेम रीजन कि एराइल हैलाइड जो है ना वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो अगर कभी AR क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस
कैन नॉट बी यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस। सब्स्टिट्यूशन सही है। रीजन इसमें दिया होगा बिकॉज एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये मत सोचना कि क्या यहाँ प्राइमरी एमाइंस की बात हो रही है और रीजन एराइल हैलाइड्स का दे रहा है, तो ये डाउट नहीं आना चाहिए, ये सही रीजन है। वो यहाँ पे जो एराइल हैलाइड्स की बात करें वो इसलिए करें क्योंकि यहाँ पे RX यूज होता है इस रिएक्शन। चलो उसके बाद हमने ये बता दिया कि कैसे पहचानना है। इसका रिएजेंट आपको क्या दिखेगा, पहले स्टेप में KOH, दूसरे स्टेप में RX और तीसरे स्टेप में आपको एक्वस NaOH, मतलब हाइड्रोलिसिस करने के लिए NaOH कोई भी एल्कली वहाँ पे यूज हो सकता है। और यहाँ पे जरूरी नहीं हमेशा KOH ही दिया हो सकता है पहले स्टेप में NaOH डाला हो, थर्ड स्टेप में आपका KOH डाला हो, तो उसमें दिक्कत नहीं है। और हो सकता है दोनों ही सेम है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे यूज़ करना है मैंने आपको बता दिया उसको। उसके बाद एक नाम मैं बताना आपको भूल गया था कि यहाँ पे ये जो बना था इसका नाम होता है N-एल्काइल थैलिमाइड, क्योंकि यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप लगा था और N पे लगा है तो N-एल्काइल एक ही है, तो इसलिए आपका एक ही N आया है N-एल्काइल थैलिमाइड, क्योंकि थैलिमाइड तो ये था ही। उसके बाद मैंने ये तो बता दिया आपको कि X हटाओ NH2 लगाओ फाइनल प्रोडक्ट निकालने के लिए। और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई मैंने कि X तभी हटाओगे जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। मतलब अगर कभी मान लो 2 X आपको दिख रहा है, ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं आपको दिखाता हूँ ये, ठीक है, मान लो यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Br है, तो आपको पता है ये जो इसका जो लोन पेयर होगा वो यहाँ पे रेजोनेंस में होगा बेंजीन के साथ और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो इस वाले Cl को आप नहीं हटाओगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका एराइल हैलाइड हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला रेजोनेंस में नहीं है, ठीक है, तो आप इस वाले Br को यहाँ से हटा सकते। तो अगर आपको NH2 लगाना भी होगा तो आप इस Br को हटाने के बाद यहाँ NH2 लगाओगे, ठीक है। सिंपल चीज़ मैंने आपको समझाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। तो अगर कभी ये डाउट आता है कि कौन से हेलोजन को हटाना है तो उसमें बस देख लो कि किसका लोन पेयर रेजोनेंस में है। जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में होगा तो उस बॉन्ड को तोड़ने में दिक्कत होगी, इसलिए आप उसको नहीं तोड़ोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। और इसी सेम रीजन कारण मान लो यहाँ पे Br नहीं होता, ठीक है, सिर्फ इतना दिया होता तो ये क्या हो गया आपका बेसिकली एराइल हैलाइड हो गया और इसलिए आप इसको तोड़ नहीं पाओगे, इसलिए आप प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। तो इस रिएक्शन में और कुछ नहीं पूछ सकते आपसे। हाँ देखो ये मैंने आपको दिखाया कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ ये गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि देखो ये इसमें तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो इसको RX को यहाँ पे बॉन्ड तोड़ना काफ़ी दिक्कत होगा, तो ये नहीं दिखाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि यहाँ पे भी जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में है, तो इस बॉन्ड को भी तोड़ना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, इसलिए ये भी गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस नहीं दिखाएगा। तो कैसे पहचानना है कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि अगर कहीं भी आपको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिल रहा है तो उस वाले हेलोजन को आप वहाँ से नहीं हटा सकते, ठीक है। और बिना X हटाए आप NH2 लगाओगे नहीं, तो आपको वहाँ पर फिर देखना पड़ेगा कि ऑप्शन है भी या नहीं है। ये मैंने आपको समझा दिया। 7 नंबर रिएक्शन में आपको दिख रहा है एक एमाइड दिया हुआ है आपको, ठीक है, और यहाँ पे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH है। तो जैसे ही आपको Br2 NaOH दिख जाए और एक एमाइड दिख जाए, आपके दिमाग में आएगा कि अरे ब्रोमीन है और एमाइड है, ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या ये है? तो हाँ ये वही रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। कैसे पहचानना है आपको दिख रहा है ब्रोमीन, आपको दिख रहा है एमाइड, तो ब्रोमामाइड आपके दिमाग में आ जाएगा, ब्रोमामाइड, और जैसे आप बोलोगे ब्रोमामाइड वैसे आपके दिमाग में आ जाएगा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या होता है डिग्रेडेशन, नाम में ही बता रहे, तो इसमें कुछ ना कुछ तो कमेगा। तो यहाँ पे एक कार्बन कमेगा, आप देखते हो या तो कार्बन बढ़ता है या तो कार्बन कमता है, तो इसमें कार्बन कमेगा। तो कैसे कमाना है, कुछ नहीं, इस सेक्शन में सिंपल, अगर आपको प्रोडक्ट लिखना है तो आप ये जो आपको C डबल बॉन्ड O दिख रहा है इसको गायब कर दो, और गायब करने के बाद जो दो चीज़ आपको दिख रही है R और NH2, इन दोनों को मिला दो, ठीक है। तो आपका एमाइन यहाँ पे बन जाएगा। तो सिंपल इस सेक्शन में आपको करना पड़ता है R NH2 मतलब C डबल बॉन्ड O को गायब करो और R और NH2 को मिला दो, ठीक है। तो जो बचा आपका वो बन गया क्या, 1 डिग्री एमाइन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, एक कार्बन कम वाला एमाइन बन जाता है। तो अगर मैं NCERT खोल के आपको दिखाऊं तो पहचानना कैसे, सबसे पहले बता दिया मैंने, एमाइड दिख जाए, Br2 NaOH दिख जाए, हो सकता है Br2 KOH भी दिखे आपको। तो बेसिकली ब्रोमीन तो आपको दिखेगा, साथ ही साथ कोई एल्कली होगा, जैसे KOH हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो Br2 NaOH दिख जाए आपको, एमाइड दिख जाए, समझ जाना है ब्रोमामाइड रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें डिग्रेडेशन होता है, मतलब एक कार्बन कम वाला एमाइन बनता है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O को गायब करना है और R और NH2 को मिला देना है, आपका एमाइन बन जाएगा। उसके बाद इसको भी सेम प्राइमरी एमाइंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो एमाइन बनता है इसमें एक कार्बन कम होता है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है इसका। तो क्या लिखती है NCERT स्टेटमेंट में, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अगर कभी स्टेटमेंट आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैंने अभी बोला है वही चीज़, बस इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। इन डिग्रेडेशन रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ एन एल्काइल और एराइल ग्रुप टेक्स प्लेस फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन ऑफ द एमाइड टू द नाइट्रोजन एटम। तो इस लाइन से क्या कहना चाह रही है NCERT, तो इस लाइन से ये कहना चाह रही है NCERT कि यहाँ पे जो आपको कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा था इसके साथ कौन जुड़ा हुआ था, एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ था। तो इसमें हुआ क्या है, बेसिकली ये जो एल्काइल एराइल ग्रुप है ये इस कार्बोनिल ग्रुप से हटके किसके साथ आ गया है, नाइट्रोजन के साथ आ गया है।
तो वही चीज़ एनसीईआरटी लिखती है कि डिग्रेडेशन रिएक्शन में आर ग्रुप का माइग्रेशन होता है और वो कार्बोनिल ग्रुप से हटके नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ एनसीईआरटी में लिखती है। तो ये चीज़ कंफ्यूजिंग नहीं है, इसमें आपको सिलसिले मैंने बताया भी ट्रिक कि प्रोडक्ट बनाने के लिए इसमें सी डबल बॉन्ड को हटाओ और आर और NH2 को जोड़ दो। तो वही चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी समझा दी। तो यहाँ पे हमने सारे रिएक्शन देख लिया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 13.1 में आपको क्या दिख रहा है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि आप इसको यूज़ कर पाओ अपनी नीड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले रिएक्शन में बोला था कि इसमें रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक NH3 विद C2H5Cl करके दिखाओ, मतलब कि अमोनिया का रिएक्शन बोला गया है एल्काइल हैलाइड के साथ। और मैंने बोला था कि जैसे ही आपको दिखे एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ, समझ जाना है कि ये अमोनोलाइसिस रिएक्शन है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का रिएक्शन है ये। इसमें क्या करते थे, एक एक H हटाते थे और R लगाते जाते थे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे C2H5Cl में R जो है वो C2H5 है। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या करोगे, NH3 से एक H हटाओगे और एक R लगा दोगे, तो ये बन जाएगा आपका C2H5NH2। तो देखते हैं, हाँ देखो वही बना है C2H5NH2। अगले स्टेप में फिर से C2H5Cl के साथ रिएक्शन है। ठीक है, तो फिर से क्या करोगे, एक और H हटाओगे और इस बार एक और C2H5 लगा दोगे। तो यहाँ पे इस बार दो C2H5 आपको देखने को मिलेगा और यहाँ NH2 से NH हो जाएगा। तो वही हुआ है, NH हो गया है और दो C2H5 आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर अगले स्टेप में एक और C2H5 लग जाएगा, एक H और हट जाएगा यहाँ से। तो देखो वही हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब तो भैया H खत्म हो गया। तो मैंने क्या बोला था, जब H खत्म हो जाए तो आपको अमोनियम सॉल्ट, जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है वो बनाना पड़ता है। उसमें कैसे करते थे, उसमें कुछ नहीं करते थे, जो आपको ये RX दिखता है इस पूरे को ऐड कर दोगे। मतलब कि यहाँ पे अब NC2H5 3 टाइम था, अब ये क्या हो जाएगा NC2H5 4 और Cl नेगेटिव। तो अगर मैं दिखाऊँ आपको NC2H5 3 कैसे 4 होगा ना, वही तो ये गलत लिखा है यहाँ पे, C2H5 यहाँ पे 4 होगा, N प्लस Cl नेगेटिव। तो ये चीज़ आप देख लेना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है एमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। तो पहले तो आपको बेंजाइल क्लोराइड का एमोनोलाइसिस करवाना है और उसके बाद जो एमाइन बनेगा, ठीक है, उसको आपको 2 मोल्स ऑफ CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाना है। तो करते हैं। सबसे पहले बेंजाइल क्लोराइड लिखना आना चाहिए आपको, C6H5 CH3Cl आपका हो गया बेंजाइल क्लोराइड। इसमें आपने सबसे पहले NH3 मतलब एमोनोलाइसिस करवाया। तो क्या करोगे, सेम H हटाओगे और जो आपका R ग्रुप है, तो इसमें R ग्रुप क्या दिख रहा है आपको, C6H5 और CH2, उसको जोड़ दोगे तो आपको क्या दिखेगा, C6H5 CH2 NH। तो ये आपको पता होना चाहिए कि R ग्रुप पहचानना है। R ग्रुप आपका ये पूरा हो गया, इसको आपने एक H हटा के यहाँ पे जोड़ दिया तो ये बन गया आपका सबसे पहले 1 डिग्री एमाइन बन गया। उसके बाद इन्होंने बोला था कि जो एमाइन आपका बनेगा उसको आपको 2 मोल CH3Cl के साथ करवाना है। अब क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया 2 मोल्स, तो मतलब अब आप 2 ही बार H हटाओगे, उसके आगे आप क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक नहीं जाओगे। ठीक है, तो अगर आपको याद है मैंने वहाँ बताया था आपको कि ये आगे जाके जो एल्काइल हैलाइड है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे इस केस में आपका बेंजाइल क्लोराइड था, लेकिन आगे आपको यहाँ पे CH3Cl दे दिया है, तो यहाँ पे अब सेम R ग्रुप नहीं लगेगा। तो इसलिए इस बार जो 2 H हटाओगे, इस बार दो H जो है CH3 से रिप्लेस करोगे आप। तो यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से तो 2 H आपका रिप्लेस हो गया CH3 से, और ये पहले से था ही C6H5 CH2। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखना, कितने मोल्स बोले हैं रिप्लेस करने के लिए वो देखना, उस हिसाब से आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 13.2। तो एग्जाम्पल 13.2 में आपको कन्वर्जन्स करने के लिए दिया हुआ था, तो उसको हम लोग अपने नीड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। उसमें कन्वर्जन तो आता नहीं है, तो उसमें हम लोग डायरेक्टली रिएक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड दिख रहा है। ठीक है, और इसका रिएक्शन इथेनॉलिक NaCN के साथ हो रहा है। तो अगर आप याद करोगे ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन हमने कहाँ देखा था, हेलो एल्केन चैप्टर में देखा था, जहाँ पे बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता था। तो यहाँ पे क्या होगा, Cl हटेगा और CN लग जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं वही हुआ कि नहीं। तो देखो वही हुआ है, Cl हट गया अपना और यहाँ पे CN लग गया और ये क्या बन गया आपका, नाइट्राइल बन गया। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि नाइट्राइल ग्रुप है, बोला रिडक्शन करवाना, तो बोल दिया डायरेक्टली, कोई रिएजेंट नहीं दिया है। तो रिडक्शन मैंने बताया था नाइट्राइल ग्रुप का कैसे करते हैं, दोनों पाई बॉन्ड आप तोड़ देते हो और 2 H लगा देते हो दोनों तरफ, तो आपका बन जाता है 1 डिग्री एमाइन। तो देखो वही हुआ है, 2 H आपने लगा दिया और ये आपका बन गया प्रोपेन 1 एमाइन। इस तरीके से आपको रिएक्शन करना है। मेन यहाँ पे आपको ये नई चीज़ आपने रिवाइज की, मतलब पढ़ तो पहले रखा था, लेकिन बहुत लोग भूल जाएंगे कैसे कि ये रिएक्शन कहाँ से आ गया। तो उसको कुछ नहीं करना होता है, इसमें हेलोजन को हटाना पड़ता है CN से और नाइट्राइल आपका बन जाता है। दूसरा रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पे भी आपको सेम रिएक्शन देखने को मिल रहा है और फिर से NaCN के साथ रिएक्शन है। तो इसमें भी क्या करोगे, Cl हटाओगे CN से और आपका फिर से नाइट्राइल बन जाएगा। देखो वही हुआ है। और फिर इन्होंने बोला है H2 और निकल के साथ रिएक्शन। तो H2 निकल आपको पता है क्या करवाता है, रिडक्शन करवाता है। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया था, यहाँ पे इन्होंने रिएजेंट दे दिया है, तो आपको समझ जाना है कि हाँ रिडक्शन होगा। तो कैसे कराओगे, सेम पाई बॉन्ड तोड़ोगे, H लगा दोगे, तो यहाँ पे भी फिर से आपका एमाइन बन जाएगा। इजी रिएक्शन था, बस इसमें आपको ये NaCN वाला पार्ट ध्यान देना है कि NaCN का कैसे यूज करते हैं। अब चलते हैं अगला रिएक्शन देखते हैं, एग्जाम्पल 13.3। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एमाइड विच गिव्स प्रोपेनामाइड बाय होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन इज। ठीक है, तो कौन सा एमाइड हम लोग यूज करें अगर हम लोग को प्रोपेनामाइन चाहिए एज ए प्रोडक्ट, और किस रिएक्शन के थ्रू, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के थ्रू। तो आपको अगर याद है होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का की फीचर क्या था कि उसमें जो एमाइन बनता था उसमें एक कार्बन कम होता था एज कम्पेयर टू जो रिएक्टेंट हमने यूज़ किया। मतलब रिएक्टेंट में जो एमाइड हम लोग यूज़ कर रहे हैं उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगा। तो मतलब अगर हम लोग को प्रोडक्ट में प्रोपेनामाइन चाहिए, मतलब 3 कार्बन वाला एमाइन चाहिए,
तो हम लोग को ऐसा एमाइड लेना होगा रिएक्टेंट में जिसमें 4 कार्बन हो। तो सिंपल हो गया। अगर प्रोपेनामाइड चाहिए तो हमें ब्यूटेनामाइड लेना होगा। तो बस वही चीज़, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का ऐसा क्वेश्चन आता है, सेम जैसे इन्होंने पूछा है वो भी आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे, बस ऑप्शन दे देंगे 4-5। तो उसमें आपको ये फीचर याद रखना है कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, एक कार्बन कम वाला प्रोडक्ट फाइनली बनता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट में हमें ऐसा लेना होगा जिसमें एक कार्बन ज़्यादा होगा प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट देख के रिएक्टेंट पूछा था। सेकंड वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, रिएक्टेंट दिया है, पूछा है कि इसमें से जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जो एमाइन बनेगा वो उसका नाम बताओ। तो एमाइन प्रोड्यूस बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। ठीक है, तो पहले बेंजामाइड बनाना आपको आना चाहिए। तो बेंजामाइड कुछ आपको ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ये आपने बना दिया बेंजामाइड। तो जब बेंजामाइड का आप डिग्रेडेशन कराओगे तो क्या करोगे, इस पूरे को हटा दोगे और इन दोनों को मिला दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इसके डिग्रेडेशन से एनिलीन या फिर बेंजीनामाइन आपका बनता है। तो बेस सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, आपको बस पता होना चाहिए कि एक कार्बन को कम कैसे करना है और आपको उसका नाम पता होना चाहिए। अब इंटेक्स क्वेश्चन में कुछ कन्वर्जन्स आपसे पूछे हुए हैं कि अगर आपको बेंजीन से एनिलीन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे। तो अब हम लोग को कन्वर्जन्स बेसिकली नहीं आते हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बस रिएक्शन करवाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर मान लो मैं आपको देता हूँ बेंजीन, ठीक है, मैंने आपको बेंजीन दे दिया, उसका मैंने यहाँ पे रिएक्शन करवा दिया HNO2 और H2SO4 के साथ। आपको पता है ये नाइट्रेशन रिएक्शन है, जिसमें क्या होगा, NO2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो NO2 ऐड हो गया, आपका ये क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया। उसके बाद अगर मैं इसका रिएक्शन Fe प्लस HCl के साथ करवा दूँ, तो आपको याद है पहला रिएक्शन जो हमने देखा था, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, इसमें क्या करते थे, O हटेगा और H लग जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा क्या, एनिलीन। तो यही पूछा था कि बेंजीन से अगर आपको एनिलीन बनाना तो कैसे बनाओगे, तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि बेंजीन से अगर आपको N, डाइमिथाइल एनिलीन बनाना है, मतलब अगर आपको ये बनाना है NCH3 तो कैसे करोगे, कुछ नहीं, पहले आप सेम एनिलीन तक तो आओगे ही, उसके बाद आप क्या करोगे, इसका 2 मोल CH3Cl के साथ रिएक्शन करवा दोगे। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, एमोनोलाइसिस वाला रिएक्शन हो गया, जिसमें 2 मोल के साथ करवा दो तो 2 बार H रिप्लेस हो जाएगा CH3 से और आपका बन जाएगा N, डाइमिथाइल एनिलीन। ठीक है, ये आपने कर दिया। उसके बाद थर्ड वाला रिएक्शन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है और उसको देख लो कि कभी अगर ये आता है तो आपको कंसेप्ट लगाने आना चाहिए। तो थर्ड वाले कन्वर्जन में आपको एक तो दिख रहा है कि यहाँ पे 4 कार्बन है और इससे हम लोग को हेक्सेन 1,6 डायमाइन बनाना है, मतलब एक तो कार्बन नंबर बढ़ाना है। ठीक है, उसके अलावा भी उसको हम लोग को एमाइन में कन्वर्ट करना है, मतलब NH2 लगाना है उसमें। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कार्बन नंबर कभी बढ़ाना पड़े आपको तो समझ जाना कि उसमें कहीं ना कहीं CN तो आ रहा है, और ये और कन्फर्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एमाइन भी चाहिए। तो C भी साथ में बढ़ जाए और N भी बढ़ जाए साथ में। तो आपको याद है जो हमने नाइट्राइल का रिडक्शन करवाया था, सबसे पहले इसका रिएक्शन करवा दो आप किसी भी NaCN के साथ, तो दोनों Cl जो है रिप्लेस हो जाएंगे अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, और ये बन जाएगा आपका कुछ ऐसा CH2 इधर भी CN और इधर भी CN। ठीक है, उसके बाद आप इसका क्या करवा दो, रिडक्शन करवा दो, जैसा आपने नाइट्राइल का रिडक्शन में करवाया था। उसमें क्या हो जाएगा, आपका ये दोनों बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे CH2 लग जाएगा, यहाँ NH2 लग जाएगा। तो ये आपका जो चाहिए था आपको प्रोडक्ट 6 कार्बन वाला डायमाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इसमें ये समझाना चाहता था मैं कि अगर कभी मान लो आपको रिएक्शन में ये दिया हो और NaCN के साथ रिएक्शन हो, तो पहले तो आप दोनों Cl को रिप्लेस कर दोगे CN से, और उसके बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें कार्बन भी बढ़ चुका होगा और वो एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा रिडक्शन के बाद। इसीलिए वो उसका अगर आंसर आपको देना हो तो हेक्सेन 1,6 डायमाइन आपका आंसर हो। तो कंफ्यूज मत होना कभी भी अगर ये आता है तो। अब चलते हैं हम लोग आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको बेसिकली 2 पॉइंट देखने हैं, एक हो गया आपका सॉल्युबिलिटी, दूसरा हो गया बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्युबिलिटी में पहला अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे बताओ ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 1 एमाइन में किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तो आप देख लो सिंपल कि एक अल्कोहल है और एक आपका एमाइन है, कार्बन नंबर सेम है। ठीक है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले कैसे आपको इसको फर्दर सोचना है इसके बारे में, वही ऐसे सोचना है कि अल्कोहल में आपको ऑक्सीजन आइटम देखने को मिलता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। ठीक है, और नाइट्रोजन की होती है 3। ठीक है, तो आपको पता है फोन तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो ऐसा होता है, अगर एक्जैक्ट आप वैल्यू देखोगे तो ऑक्सीजन की 3.5 है और नाइट्रोजन की 3 है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप देखने जाओगे तो किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली अल्कोहल का ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण ही आप कह सकते हो कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो ज़्यादा पोलर होते हैं, किससे, एमाइंस के मुकाबले। अल्कोहल्स अगर ज़्यादा पोलर होगा एमाइंस के मुकाबले तो ज़्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने के कारण जो सॉल्युबिलिटी है वो अल्कोहल की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एमाइन। तो अगर कभी असर्शन रीजन आपका आता है तो आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। असर्शन मान लो ये दिया होगा कि सॉल्युबिलिटी अल्कोहल की ज़्यादा होती है एमाइन से। अब रीजन में वो डायरेक्टली या तो सिर से आपको बोल देंगे कि अल्कोहल्स आर मोर पोलर, या तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नंबर गिनवा देंगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, नाइट्रोजन की 3 है। ठीक है, या तो वो डायरेक्टली बोल देंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा एक्सटेंसिव है आपके अल्कोहल में। तो किसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तीनों पॉइंट मैंने आपको इंटरलिंक करके समझा दिया। दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट पे आ सकता है। अब आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि एमाइंस है। ठीक है, अगर मैं आपको एमाइंस में कंपेयर करने बोलूँ कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस को कंपेयर करो बॉइलिंग पॉइंट में, तो कैसे करोगे, आपको पता है एमाइंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दिखा रहा है, तो जो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा
उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 डिग्री अमाइन में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन होता है। RNH 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, लेकिन RNR और यहाँ एक H होगा, तो ये 2 डिग्री अमाइन है, इसमें एक H है। मतलब जैसे जैसे डिग्री बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते जा रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम होती जाएगी, तो इसीलिए डिग्री बढ़ने पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो ये जो मैंने यहाँ ट्रेंड लिखा है वो बॉइलिंग पॉइंट का लिखा है, और उसका रीज़न मैंने आपको समझा दिया कि जैसे जैसे आपका डिग्री बढ़ रहा है जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो कमते जा रहे हैं, और इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमते जा रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन कम हो रहा है और बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको 2 बेसिक चीज़ समझा दी बहुत ईजी लैंग्वेज। अब ये तो अभी हमने जो बात की, ये बात की जब एमाइंस में ही आपस में कंपेयर करना पड़े कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में बॉइलिंग पॉइंट बताओ। अब अगर मैं आपको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दे दूं, एक दे दूं बेसिक सिंपल आपका एल्केन, एक दे दूं एमाइन, एक दे दूं एल्कोहल, और बोलो कि इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करके बताओ, तो इसमें सिंपल याद रखना है एल्कोहल आपको पता है बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, फिर एमाइन का होगा और सबसे कम होगा एल्केन का। ही तो आपको सब, तो ये आपको ट्रेंड याद रखना है, और ये मैंने इस टेबल से निकाला। ठीक है, और एमाइन से भी आपस में कंपेयर करोगे तो 1 डिग्री का ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री सब, क्योंकि हाइड्रोजन नंबर कम होते जाए। अब चलते हैं आगे केमिकल रिएक्शंस में। बेसिकली हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो एमाइंस का बेसिक कैरेक्टर हो। ठीक है, उस पर क्वेश्चन आता है बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करो। इसमें इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आया बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस पे, तो उससे फिक्स है कि यही पूछेंगे जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो बेसिक कैरेक्टर के बारे में आपको एमाइंस में क्या क्या जानना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपको पता है एमाइंस में जो नाइट्रोजन होता है उस पर लोन पेयर होता है। ठीक है, और इसी अनशेयर्ड लोन पेयर के कारण, ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके कारण एमाइंस न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करता है। ये मैंने आपको पहले बताया था एमोनोलाइसिस रिएक्शन में। और इसी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण एमाइंस को हम लोग देखते हैं कि वो लिविस बेस की तरह काम करता है। ठीक है, तो एक अगर कभी AR आता है कि एमाइंस बिहेव्स एज बेस या एमाइंस आर बेसिक इन नेचर, रीजन हो जाएगा द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम मेक्स इट बिहेव एज अ लिविस बेस, तो ये सही रीजन होगा। दूसरा ये भी आप देख सकते हो रीजन में कि अगर हम लोग एमाइंस का रिएक्शन एसिड के साथ करवाएं तो वो सॉल्ट देता है। तो कोई चीज़ एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट तभी दे पाएगा जब वो खुद बेसिक हो। तो ये भी प्रूव करता है कि एमाइंस आपका बेसिक नेचर का होता है। तो ये भी आपका रीजन आपको देखने को मिल सकता है कि द रिएक्शन ऑफ एमाइंस विथ मिनरल एसिड्स टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट्स शोज दैट दीज आर बेसिक इन नेचर। तो ये दोनों ही रीज़न हो सकते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया कि एमाइंस बेसिक क्यों है। अगर आपको कभी एक्सप्लेन करना हो तो इसका रीज़न क्या दोगे। ठीक है, अब कभी अगर मान लो एसिड के साथ रिएक्शन करने के लिए दे ही दिया, ठीक है, आपको एनिलीन दे दिया, HCl के साथ रिएक्शन करने के लिए दे दिया, तो क्या बनाओगे? सॉल्ट बनाओगे। कैसे बनाओगे? कुछ नहीं, जो HCl आपको दिख रहा है उसको सीधा ऐड कर दो, तो 2 हाइड्रोजन था 3 हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे Cl हो जाएगा। तो कुछ नहीं दिख रहा है आपको, HCl ऐड हुआ है सीधे। ठीक है, और आपका ये क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा एनिलीनियम क्लोराइड। ठीक, ये हो गया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट AR क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है आपका, क्या कि जो एमाइन सॉल्ट्स होते हैं जो आपने ऊपर अभी बनाया एनिलीनियम क्लोराइड, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक, अब ये जो चीज़ आपने देखी, ये पॉइंट डिफर करता है बाकी नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड और भी है, एमाइन भी अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन एमाइन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो बाकी नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उससे कैसे डिफर करता है? उससे ऐसे डिफर करता है कि एमाइन सॉल्ट जो है वो वाटर में सॉल्युबल है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है, लेकिन जो बाकी नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, वो वाटर में क्या होता है? इनसॉल्युबल होते हैं। इसीलिए ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एमाइंस को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये अच्छा AR क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है, जिसमें असर्शन हो सकता है कि एमाइन सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और रीजन हो जाएगा द रिएक्शन इज बेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ एमाइंस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि अच्छा AR यहाँ से बन के आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। फिर आगे चलते हैं। अब अगर मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछूं कि एमाइंस का बेसिक नेचर होने का क्या रीज़न है, तो आप सिंपल बोलोगे कि एमाइंस के ऊपर लोन पेयर्स है, जो इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके कारण वो लिविस बेस की तरह काम करते हैं। तो मतलब अगर मैं उसमें कुछ ऐसे ग्रुप्स लगा दूं जो कि उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और उस इलेक्ट्रॉन पेयर की जो डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको बढ़ाए, तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या कम होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर हम लोग उस लोन पेयर के कारण, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो उस लोन पेयर के कारण है, उस इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण है, तो अगर मैं ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है उसको बढ़ाए, तो मतलब बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। तो सिंपल आप समझ सकते हो कि एमाइंस में अगर आपको बेसिक कैरेक्टर देखना है और उसमें कोई ऐसे ग्रुप लगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, कोई प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो वो क्या करेगा? बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। ठीक है, अब देखो इससे सिंपल क्या आप कंपेयर कर सकते हो कि अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि एमोनिया, एलिफेटिक एमाइंस और एरोमेटिक एमाइंस, ये 3 चीज़ आपके, ठीक है, और इसको कंपेयर करो बेसिक नेचर में, तो देखो क्या होगा कि एलिफेटिक एमाइंस मतलब कि मान लो CH3 ग्रुप लगा हुआ है आपके एमाइंस में, एरोमेटिक एमाइंस मान लो ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है आपका NH2 में,
और एमोनिया तो आपको पता है NH3। तो एमोनिया से ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होता है एलिफेटिक अमाइंस का। ये आपको कैसे पता होगा? ये ऐसे पता होगा कि जो CH3 ग्रुप मान लो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है एलिफेटिक अमाइंस में, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है NH2 के ऊपर जो लोन पे है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लस आई इफेक्ट से और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, और इसीलिए अमोनिया के मुकाबले एलिफेटिक अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर मैं एरोमेटिक अमाइंस को कंपेयर करूँ, जैसे कि यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है NH2 पे, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपने नाइट्रोजन के ऊपर से, और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है एमाइंस पे, और इसीलिए बेसिक कैरेक्टर इसका कम होता है। किसका? एरोमेटिक अमाइंस का, जब हम लोग एमोनिया से कंपेयर। तो सिंपल, अगर कभी भी आपको ये आता है क्वेश्चन, तो आप याद रखो कि एमोनिया से एलिफेटिक अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है और एमोनिया से एरोमेटिक अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर कम होता है। रीजन बता दिया कि एलिफेटिक अमाइंस में जो CH3 ग्रुप है या C2H5 ग्रुप लगा हुआ है, तो वो प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है नाइट्रोजन पे, लेकिन एरोमेटिक अमाइंस में जो फिनाइल ग्रुप है वो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है। ठीक है, वही चीज़ NCERT यहाँ समझाती है कि जो एलिफेटिक अमाइंस है, तो ये असर्शन बन के आ सकता है अपना अपना रिस्पेक्टिवली, कि एलिफेटिक अमाइन जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं एज कम्पेयर टू अमोनिया। ये हो गया असर्शन। रीजन क्या हो जाएगा? प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो ये आपका हो जाएगा रीजन, क्योंकि इसी प्लस आई इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है नाइट्रोजन के ऊपर। सेम एरोमेटिक अमाइन जो है वो वीकर बेसिस होते हैं एज कम्पेयर टू अमोनिया। रीजन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ एराइल ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका अच्छा AR क्वेश्चन यहाँ से 2 बन गया। उसके बाद इस टेबल में आपको कुछ एमाइंस दिए हुए हैं और उसको कंपेयर करना है। तो इस टेबल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ तो यहाँ पे ऊपर वाले हैं जो कि आपको अगर आप कंपेयर करने जाओगे कंसेप्ट से तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शन मतलब कि उसमें कुछ और भी फैक्टर्स लगते हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे। मेन मुझे इस टेबल से आपको इन चारों का कंपेयर करके बताना था, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें ये नाम लिख के दे देंगे या फिर स्ट्रक्चर बना के दे देंगे। स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया है, नाम भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप दोनों ही देख सकते हो। तो अगर आपको बोलते हैं कंपेयर करना है तो इसमें कैसे कंपेयर करना है? देखो, सबसे पहले तो इसमें देखो एलिफेटिक अमाइंस है कि एरोमेटिक अमाइन है। तो आपको दिख रहा है कि अब बहुत लोग यहाँ सोचेंगे कि ये चारों जो है एरोमेटिक अमाइंस है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे कि इसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है, इस वाले में भी नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसमें भी नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में, मतलब कि डायरेक्टली आपके एराइल ग्रुप से कनेक्टेड है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बीच में एक कार्बन आ रहा है और इसलिए रेजोनेंस आपका नहीं होता है यहाँ पे, और डायरेक्टली आपके एराइल ग्रुप से कनेक्टेड नहीं है। तो ये आपका हो गया एलिफेटिक अमाइन। तो मैंने पहले ही बोला था कि एलिफेटिक अमाइंस का एरोमेटिक अमाइन से ज़्यादा होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर जो होगा वो इस एलिफेटिक अमाइंस का होगा। इसलिए आपको दिख रहा है 2 सबसे आगे है, और ये आप पीकेबी वैल्यू से भी कंपेयर कर सकते हो। जितना कम पीकेबी वैल्यू उतना ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, उसके बाद बच्चा ये 3। अब इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? इसमें दिख रहा है कि ये आपका 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है, और बेसिकली इसमें दिख रहा है कि आपको इसमें CH3 ग्रुप बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आपको पता है CH3 ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा नाइट्रोजन पे, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसीलिए सबसे कम हो गया बेंजामाइन का, 1 सबसे पीछे हो गया, और 4 में 2 CH3 है, इसलिए ये आगे आ जाएगा और 3 वाला पीछे। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते थे। इसमें कंसेप्ट लागू हो गया, इसलिए अगर कभी आता है एग्जाम में तो आप इसमें इजीली कंसेप्ट से आंसर दे सकते हो, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा मैंने ये बताया कि अगर आप CH3 और C2H5 ग्रुप्स को कंपेयर करते हो तो उसमें सिंपल आप देख सकते हो, क्योंकि कि जो C2H5 ग्रुप है उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए अगर मैं 4 और 1 को कंपेयर करूँ तो 4 का ज़्यादा होगा, अगर मैं 5 और 2 को कंपेयर करूँ तो 5 का ज़्यादा होगा, और 6 और 3 को कंपेयर करूँ तो 6 का ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कंक्लूजन हम लोग इस टेबल से नहीं देखेंगे, जो ये कंक्लूजन जहाँ से मेन क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसके लिए हमें और भी फैक्टर देखना होगा, सॉल्वेशन एनर्जी वगैरह, उसको हम लोग आगे जाके देखें। तो यहाँ से जो मेन समझाना था मेरे को, ये समझाना था, आपको होपफुली ये समझ आ गया होगा। तो अभी तक हमने देखा कि अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि लोन पेयर जो नाइट्रोजन के ऊपर है उसको बढ़ा दे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। ये क्या कह रहे हैं? 2 पॉइंट है किसी भी एमाइन का बेसिक कैरेक्टर देखने के लिए। पहला पॉइंट है कितना ईजिली वो H+ को एक्सेप्ट कर पा रहा है, मतलब जो एमाइन है वो कितना इजीली H+ को एक्सेप्ट करके आपका कैटाइन बना पा रहा है, पहला पॉइंट। और दूसरा जो कैटाइन बन रहा है वो कितना स्टेबल है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। एक, कितना इजीली ये H+ को एक्सेप्ट कर पा रहा है एमाइन जो अपना है, ठीक है, और दूसरा जो इस एक्सेप्ट करने के बाद जो कैटाइन बन रहा है वो कितना स्टेबल है। जितना ज़्यादा ये जो कैटाइन बन रहा है वो स्टेबल होगा उतना ज़्यादा बेसिसिटी दिखाएगा एमाइंस, और जितना इजीली ये H+ को एक्सेप्ट कर पाएगा उतना ही ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा। तो ये 2 नया पॉइंट उन्होंने यहाँ पे ऐड किया है, इसको समझ लो। ठीक है, क्योंकि ये आपको कहीं भी स्टेटमेंट में अगर आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या बोल दिया गलत है, क्योंकि हमने तो इलेक्ट्रॉन पेयर का देखा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर जितना बढ़ेगा डेंसिटी उतना ज़्यादा सिटी होगा, वो तो है ही। साथ ही साथ ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है कि देखो सिंपल अगर देखोगे जितना अच्छा यहाँ पे लोन पेयर होगा, जितना डेंसिटी बढ़ेगा उस लोन पेयर का, उतना ही इजीली वो H+ को एक्सेप्ट कर पाएगा। तो है वही चीज़, बस समझा वो अलग तरीके से है। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया कि कितना इजीली वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर पा रहा है, और एक्सेप्ट करने के बाद जो कैटायन बन रहा है वो कितना स्टेबल है। ये दोनों पॉइंट जो ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाई करेगा वो उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा एमाइंस में। तो अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें एल्केनामाइन जो कि ये है और एमोनिया जो कि ये है, इन दोनों का बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। और कैसे कंपेयर करना है? ये जो दोनों पॉइंट्स हमने ऊपर देखा था कि कौन इजीली प्रोटोनेट हो पाएगा, मतलब कौन इजीली प्रोटोन एक्सेप्ट कर पाएगा, और दूसरा
कि एक्सेप्ट करने के बाद जो कैटाइन बनेगा वो कितना स्टेबल होगा। दोनों फैक्टर्स को ज़्यादा अच्छा फॉलो करेगा, वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग यहाँ डिसाइड करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इनको कंपेयर करना है और कैसे इन पॉइंट्स को अप्लाई करना है। तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के ऊपर। तो देखो, जो एल्केनामाइन है उसके पास क्या है, एक आर ग्रुप है, और ये आर ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है नाइट्रोजन पे, मतलब कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ेगा तो मैंने आपको बोला था जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ईजिली वो H+ पे अटैक कर पाएगा और H+ एक्सेप्ट कर पाएगा। लेकिन एमोनिया में कोई भी ऐसा आर नहीं है, सारे के सारे हाइड्रोजन है, तो वो उतना अच्छा H+ पे अटैक नहीं कर पाएगा और H+ एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो पहला पॉइंट जो था कि कौन ईजिली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा, उसमें कौन जीत गया, आपका एल्केनामाइन जीत गया। तो मैं यहाँ पे पॉइंट किसको दे देता हूँ, एल्केनामाइन को पॉइंट दे देता हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट मिल गया एल्केनामाइन को और एमोनिया को मिल गया 0 प्रोटोनेशन के ऊपर, मतलब कि कौन ईजिली प्रोटोन को एक्सेप्ट कर पा रहा है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी के ऊपर, मतलब कि एक्सेप्ट करने के बाद जो कैटाइन बना, दोनों में बना है, उनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा अच्छा बेसिक नेचर दिखाएगा। तो एल्केनामाइन में बनने के बाद क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, और इसमें भी एमोनिया में भी बनने के बाद जो एमोनियम आयन बन रहा है इसमें भी प्लस चार्ज आ रहा है। अब देखो, इसके पास क्या था, आर ग्रुप था। ये आर ग्रुप मैंने बताया था पहले कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है नाइट्रोजन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पे जो प्लस चार्ज आ रहा है उसको कम करेगा। और हम लोग को हमेशा से पता है वैसा स्पीसीज जिस पे चार्ज कम हो जाए वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये यहाँ पे चार्ज कम करने में हेल्प कर रहा है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है, तो इसमें वो चार्ज नहीं कम हो पाएगा। और इसीलिए क्योंकि ये चार्ज डिस्पर्सल में हेल्प कर रहा है, इसीलिए जो आपका एल्केनामाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसका जो कैटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए अगर स्टेबिलिटी की बात करूँ कैटाइन की, तो उसमें भी आपका कौन जीत गया, एल्केनामाइन जीत गया 1 पॉइंट, और यहाँ पे 0। तो दोनों में ही एमोनिया हार गया और एल्केनामाइन जीत गया, इसीलिए कौन ज़्यादा बेसिक हो गया, आपका एल्केनामाइन हो गया। तो कैसे हमने उन दोनों पॉइंट्स का यूज़ करते हुए बेसिक नेचर को कंपेयर किया, ये आपने देख लिया। और इन्हीं दोनों पॉइंट से आपका AR क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ सकता है। तो एसर्शन वो क्या लिख के दे सकते हैं कि जो जो आपका एल्काइलामाइंस है वो स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं एज कम्पेयर टू अमोनिया। एकदम सही बात, ये आपने अभी देख लिया। रीज़न वो आपको दो दे सकते हैं, एक तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के ऊपर दे सकते हैं, या फिर दूसरा आपका कैटाइन के स्टेबिलिटी पे दे सकते हैं। तो अगर मैं कैटाइन की स्टेबिलिटी की बात करूं तो आपने क्या देखा कि जो एल्काइलामाइन है उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो पा रहा है प्लस आई इफेक्ट के कारण, ठीक है। जो आर ग्रुप है वो हेल्प कर रहा था इस चीज़ में, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है और इस चीज़ को ये सेटिस्फाई करता है इस एसोसिएशन को। दूसरा रीज़न वो क्या दे सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है एल्काइल ग्रुप्स का, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है नाइट्रोजन पे, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस पर बढ़ जाता है, ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है, और इसीलिए प्रोटॉन ज़्यादा अच्छा अटैक कर पाता है, ज़्यादा अच्छा एक्सेप्ट हो पाता है, ठीक है। तो ये भी रीज़न हो सकता है, तो ये भी सही है। तो दोनों ही चीज़ हमने देख लिया। अब देखो, ये तो हमने किसको कंपेयर किया, एल्केनामाइन को और एमोनिया को। लेकिन अभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एमाइंस की बेसिसिटी मुझे बता दो, तो पहले आप उससे काउंटर क्वेश्चन करना कि गैसेस फेज में बताना है या एक्वस फेज में बताना है। तो अगर गैसेस फेज में बताना है तब तो सब कुछ सिंपल, हवा में हर चीज़ हवा ही होता है, मतलब कि एकदम बेसिक सिंपल है कि हवा सांस लेने में किसी को कोई दिक्कत होती है, नहीं होती है। लेकिन पानी पीने में बहुत दिक्कत होती है। वो कहते हैं कि 2 लीटर पानी पीना है दिन में, तो उसमें आपका हालत ख़राब हो जाता है, लेकिन सांस तो आप लेते रहते हो बिना सोच। तो वैसे ही गैसेस फेज में जो होगा ना, आपका जो आंसर होता है वो सिंपल होता है, जो आप सोचोगे। और आपने क्या सोचा था कि जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा नाइट्रोजन पे, ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब कि अगर मैं बोल रहा हूँ 3 डिग्री मतलब क्या, एन पे 3 आर ग्रुप लगा हुआ है आपका, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन में बढ़ाएगा, बहुत से सबसे ज़्यादा बढ़ा देगा, और इसीलिए वो ज़्यादा बेसिक हो, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा नाइट्रोजन पे उतना ज़्यादा वो बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा। इसलिए जो आपने सोचा है नॉर्मल, वही यहाँ पे यूज़ हो रहा है। 3 डिग्री का बेसिसिटी सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री, और NH3 का सबसे कम। ये कब होता है, गैसेस फेज में होता है। लेकिन एक्वस फेज में ऐसा नहीं होता है, उसमें चेंज होता है। और वो ही, और मेन क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं वो एक्वस फेज का ही पूछते, तो वो हम लोग को देखना है आगे। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब एक्वस फेज में आप जाते हो तो वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो उसमें सॉल्वेशन वाला एक प्रॉपर्टी आ जाता है। और सॉल्वेशन की क्या दिक्कत है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्वेशन आपका कमते जाता है, ठीक है। साइज जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना कम होगा सॉल्वेशन, और इसीलिए वो लेस स्टेबिलाइज्ड रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको डिग्री जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, जैसे देखो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो इसमें आपको दिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम है, मतलब सबसे कम सॉल्वेशन आपके यहाँ पे दिखेगा। तो अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ आयंस की बात करो सॉल्वेशन के बाद, तो वो ये दिखाता है ट्रेंड, मतलब 3 डिग्री सबसे कम, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो जो आप स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन की बात करते हो तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो ये हो नहीं पाएगा जो आपने यहाँ लिखा था गैसेस स्टेज में कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि बेसिसिटी में आपको दोनों देखना पड़ता है, कौन ईजिली प्रोटॉन एक्सेप्ट कर पाएगा, कौन, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो कैटाइन होगा कितना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी वाला पॉइंट तो दिक्कत कर देता है जब हम लोग उसका सॉल्वेशन करवाते हैं, जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मैं बस बता रहा हूँ, बाकी आपको डायरेक्टली आंसर याद रखना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं बताऊँगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपने बेसिकली याद किया कि गैसेस फेज में क्या होता है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और लास्ट में आपका NH3। जैसा हम सोचते हैं कंसेप्चुअली वैसा होता है गैसेस फेज में, लेकिन एक्वस फेज में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक सॉल्वेशन वाला प्रॉपर्टी आ जाता है, और जैसे जैसे आयन बढ़ेगा, जैसे जैसे 3 डिग्री की तरफ हम लोग जाएंगे, सॉल्वेशन कम होने लगता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। आगे चलते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। तो अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि
एक्वस स्टेट में अगर आपको बेसिसिटी कंपेयर करनी है तो इनमें से कौन सा फैक्टर आपको नहीं देखना होता है, ठीक है। तो उसमें से 3 फैक्टर तो पक्का आपको देखने होते हैं। कौन कौन सा? पहला इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि आप गैसेस फेज में भी देखते हो, वही आप एक्वस में भी देखोगे कि मतलब जो CH3 लगाए या C2H लगाए वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर की डेंसिटी बढ़ेगी। तो ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट था, वो तो आप देखोगे, गैसेस में भी देखते थे, एक्वस में भी देखोगे। दूसरा नया क्या आ गया था, इसमें आप डिजोल्व कर रहे थे वाटर में, तो यहाँ पे एक सॉल्वेशन इफेक्ट आ गया था, तो ये भी आप देखते हो। और तीसरा यहाँ पे आप स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखते हो, मतलब जो R ग्रुप लगाया आपने वो कितना बड़ा लगाया, अगर ज़्यादा बड़ा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस वो क्रिएट करेगा, उसके कारण भी स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो ये भी आपको देखना पड़ता है। तो कौन कौन से 3 फैक्टर आप देखते हो एक्वस स्टेट में बेसिसिटी लिखने से पहले? वो 3 फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन बना देंगे, उनमें से 3 यहाँ पे ये दिया होगा, चौथा कुछ दूसरा होगा, उसको आपको टिक करना होगा। अब इन 3 के बेसिस पे हम लोग को जो मेन ट्रेंड निकल के आता है वो हम लोग को डायरेक्टली याद रखना, ठीक है। तो क्या ट्रेंड है? अगर R ग्रुप आपका मिथाइल है तो अलग ट्रेंड होता है, और अगर R ग्रुप आपका इथाइल है तो अलग ट्रेंड होता है, ठीक है। तो उसमें याद रखने का मैं आसान ट्रिक आपको बताता हूँ। सबसे पहले इतना याद रखो कि NH3 तो गैसेस फेज में भी सबसे कम होता था और एक्वस में भी सबसे कम होगा बेसिसिटी जब आप कंपेयर करोगे, और 2 डिग्री की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होती है अगर जब हम लोग एक्वस स्टेट की बात करें। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि NH3 सबसे कम और 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, चाहे हम लोग मिथाइल की बात कर रहे हो या फिर इथाइल वाले, ठीक है। ये उसके बाद डिफरेंस किस में आएगा? 1 डिग्री और 3 डिग्री लिखने में। तो किसी एक का याद रखो, बाकी आपका याद हो जाएगा। तो मैंने मिथाइल का याद रखा हुआ था कि CH3 छोटा ग्रुप है तो उसमें 1 डिग्री जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 3 डिग्री, ठीक है। इतना तो मैंने याद कर ही लिया कि 2 डिग्री चाहे मिथाइल के लिए लिखूँ या इथाइल के लिए लिखूँ, अगर मैं एक्वस में लिख रहा हूँ तो 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा और NH3 सबसे कम। इससे आप 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही लोगे। उसके बाद बच्चा डिफरेंस किसमें? 1 डिग्री और 3 डिग्री को लिखने में। तो मैंने मिथाइल के लिए याद रखा हुआ था कि मिथाइल क्योंकि छोटा ग्रुप है तो उसमें 1 डिग्री को हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू 3 डिग्री, और इसलिए 1 डिग्री आपका आगे आता है। और इथाइल में फिर उसका उल्टा हो जाएगा, 3 डिग्री को आगे रखोगे 1 डिग्री, ऐसे आप याद रख सकते हो। और यही आपका मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। तो आपको जब क्वेश्चन आएगा ऐसा लिखा होगा एग्जाम में, आपको उनकी डिग्री पहचाननी है बस, और उसके बाद ये ट्रेंड आपको याद आएगा, आप उस हिसाब से अरेंज कर दोगे। अब देखो, अब हम लोग को अभी हमने कंपेयर करवाया था किसको? एल्केलामाइन और अमोनिया को। अब हम लोग को कंपेयर करना है एराइल एमाइंस को और अमोनिया को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला AR जो बन के आ सकता है वो ये हो सकता है कि आपका एसर्शन लिखा हो कि एनिलीन हैज़ ए क्वाइट हाई PKB वैल्यू। तो एकदम सही एसर्शन है। ये समझना है आपको कि क्या कह रहे हैं कि PKB वैल्यू एनिलीन का बहुत हाई होता है। PKB वैल्यू अगर हाई है तो समझ जाना है बेसिक कैरेक्टर कम होता है एनिलीन का, ठीक है। ये हमने अभी टेबल में भी देखा था, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, ये वाला देखो, ये हमने क्या देखा था यहाँ पे कि जो आपका एनिलीन है उसका सबसे कम था बेसिसिटी, और उसकी PKB वैल्यू अगर देखोगे तो 9.38 था, सबसे ज़्यादा था। तो वही यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो PKB वैल्यू होती है एनिलीन की वो बहुत हाई होती है। तो अगर एसोसिएशन कभी ये देखने को मिलता है आपको तो ये सही है एसोसिएशन, ठीक है। रीज़न क्या दोगे इसका? जैसा कि मैंने रीज़न बताया था आपको कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर एनिलीन के केस में वो रेजोनेंस में होगा, मतलब उसी चीज़ का एनसीईआरटी लिखती है कि वो कंजुगेशन में है, और इसीलिए वो लेस अवेलेबल है प्रोटोनेशन के लिए। जो अभी हमने देखा था, अगर प्रोटोनेशन ही नहीं हो पाएगा अच्छे से तो कैटायन बन नहीं पाएगा इजीली, और फिर बेसिक कैरेक्टर आपका कम हो जाएगा। तो एसर्शन ये हो गया और रीज़न आपका ये हो गया, ठीक है। रीज़न क्या होगा कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो था नाइट्रोजन पे वो कंजुगेशन में है, और इसी कंजुगेशन में होने के कारण वो रेजोनेंस दिखाएगा और इसलिए लेस अवेलेबल रहेगा प्रोटोनेशन। तो ये रीज़न हो गया कि एनिलीन का PKB वैल्यू क्यों हाई होता है, या फिर वो एसोसिएशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनिलीन शोज लो बेसिसिटी, ठीक है। तो ये भी सही एसोसिएशन है अगर रीज़न वो ये लिखा। ऑल्सो मैं इसी चीज़ को और कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये तो मैंने समझाया कि कैसे वो प्रोटोनेशन नहीं दिखाता है ईजिली। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया जो हमने डिस्कस किया था कि 2 पॉइंट हम लोग बेसिसिटी डिस्कस, एक कि वो कितना इजीली H+ एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट करने के बाद जो कैटायन बन रहा है वो कितना स्टेबल। तो अगर मैं एक्सेप्ट करने के बाद की बात देखूँ, ये पहले की बात ये है कि एनिलीन ऐसा होता है, मतलब वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अगर मैं एनिलीन की बात करूँ तो उसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? 5 है। और एक्सेप्ट करने के बाद जो एनिलीनियम आयन बनेगा उसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ तो उसमें कितने हैं? उसमें बन रहे हैं आपके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। वही मैंने यहाँ पे दिखाया कि एनिलीन एक्सेप्ट करने से पहले 5 स्ट्रक्चर्स और एक्सेप्ट करने के बाद 2 स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपको पता है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबिलिटी दिखाता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने क्या समझा कि एनिलीन ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू उसका कैटायन जो उसका बन रहा है एनिलीनियम आयंस के मुकाबले एनिलीन ज़्यादा स्टेबल है, मतलब कि वो कैटायन बनना नहीं चाह रहा है, ठीक है। आपने देखा था कि अगर कैटायन स्टेबल होगा तभी उधर बनना चाहेगा और तभी बेसिसिटी वो दिखाएगा अच्छे अमाउंट में, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि एनिलीन तो स्टेबल है लेकिन H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो एनिलीनियम आयन बन रहा है वो उतना स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इसका एक रीज़न है क्यों एनिलीन जो है वो लेस बेसिसिटी दिखाता है आपका, ठीक है। तो ये 2 रीजन हो गए। उसमें सेकंड वाला रीज़न जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें लोग गलतियाँ करेंगे और चांसेस है कि ये रीज़न आपके एग्जाम में लिख के आए।
ऑल्सो ये जो 2 रीजन्स आपने देखा ऊपर, यही 2 रीजन है कि क्यों जो आपका एरोमेटिक अमाइंस होता है या फिर एराइल अमाइंस होते हैं वो लेस बेसिसिटी दिखाते हैं एज कम्पेयर टू एमोनिया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि एनिलीन हैज़ लेस बेसिक नेचर एज कम्पेयर टू एमोनिया। उसका रीज़न भी यही हो गया कि एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो कैटाइन बन रहा है एक्सेप्ट करने के बाद वो कम स्टेबल है, और दूसरा कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रेजोनेंस में है और इसलिए वो प्रोटोनेशन नहीं दिखाता। उसके अलावा अगर मैं फिर भी कंपेयर करने बैठूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है एनिलीन में या किसी भी दूसरे एरोमेटिक अमाइन में, तो उसमें आपको ये देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा नाइट्रोजन पे और इसलिए बेसिसिटी को भी बढ़ाएगा। तो अगर कभी कंपेयर करना हो तो इसको आपको ध्यान में रख सकते। उसके बाद एग्जांपल 13.4 को देखते हैं और उसके बाद का जो भी रिएक्शन है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो 13.4 में हम लोग को क्या करना है, बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर करना है। तो इसमें आपको सिंपल देखना है, पहले तो 2 चीज़ देखना है आपको, एक एलिफेटिक अमाइन है कि नहीं, एरोमेटिक अमाइन है कि नहीं, और एक एमोनिया है कि नहीं। तो एमोनिया तो सबसे, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको एक क्या दिख गया, एरोमेटिक अमाइन दिख गया, एक आपको एमोनिया दिख गया, और ये दोनों आपको क्या दिख रहे हैं, एलिफेटिक अमाइंस। तो मैंने सबसे पहले आपको बेसिक क्या बताया था कि एमोनिया, एलिफेटिक अमाइंस और एरोमेटिक अमाइंस को अगर मैं कंपेयर कराऊंगा तो एलिफेटिक अमाइंस का ज़्यादा होता है एमोनिया से और एरोमेटिक अमाइंस का कम होता है। तो बिना कुछ सोचे आप लिख सकते हो कि ये तो सबसे कम होगा क्योंकि एरोमेटिक अमाइन है, तो ये सबसे पीछे चला गया। उससे आगे एमोनिया होगा क्योंकि जो एलिफेटिक अमाइंस हैं उनका एमोनिया से ज़्यादा होता है, तो ये दोनों तो एमोनिया से आगे होंगे, ये तो पता होगा। अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करना है, तो इसमें इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे से 2 है, 3 होता तब हम लोग को दिक्कत होता है कि किसको आगे पीछे करें। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि एक 1 डिग्री है और एक 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री सबसे आगे करना होता है आपको, ठीक है। चाहे आप इथाइल की बात करो या मिथाइल की, तो यहाँ पे तो इथाइल है तो आपने 2 डिग्री को सबसे आगे रख दिया। उसके बाद एक ही बचा 1 डिग्री, उसको आपने यहाँ पे इस तरीके से आपको इसको लिखना था। तो जब भी एग्जाम में आए तो इसी तरीके से कंपेयर करना है। सबसे पहले देख लेना एरोमेटिक अमाइन है, एमोनिया है और एलिफेटिक अमाइंस है, उस हिसाब से पहले अरेंज कर लिया। उसके बाद आपस में कंपेयर कर लेना, अगर एरोमेटिक अमाइंस है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अगर एलिफेटिक अमाइंस है उसमें कंपेयर कर लेना कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, एक्वस की बात की है कि गैसेस की बात की, तो ये सब ठीक है। इसके बाद आगे की जो रिएक्शंस है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो लास्ट की वीडियोज़ में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, इस रिएक्शन तक। आज हम लोग को 9 नंबर रिएक्शन को देखना था, ठीक है। तो जैसे ही आप 9 नंबर रिएक्शन देखते हो आपको क्या दिखता है कि यहाँ पे एक एमाइन है, ठीक है, और इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ है, एसाइल क्लोराइड या फिर एसिड हैलाइड जिसको आप बोलते हो उसके साथ हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बेस दिया गया है, ठीक है। तो जैसे आप ये रिएक्शन देखते हो आपको क्या दिखा कि एमाइंस का रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के साथ हुआ है। तो जैसे ही आपने एसाइल क्लोराइड बोला आपके दिमाग में आएगा कि अरे ये तो एसाइलेशन रिएक्शन है, जहाँ पे क्या करते थे हम लोग, जो एसाइल ग्रुप है उसका यूज़ करते थे प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब एसाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, तो ये जो आपको दिख रहा है ना CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप, मतलब कि अगर कहीं भी आपको ये ग्रुप दिखता है RC डबल बॉन्ड O ग्रुप, उसको हम लोग एसाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और इसी ग्रुप का यूज़ करते हुए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना है। तो पहले तो आपने समझा कि एसाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, RC डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोलते हैं। कैसे आपने पहचाना, जैसे आपने देखा कि एक एमाइन है और उसका रिएक्शन एसाइल ग्रुप वाले किसी कंपाउंड के साथ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपका एसाइल क्लोराइड है, नीचे जाओगे तो ये भी एसाइल क्लोराइड है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एनहाइड्राइड है, लेकिन इसमें भी आपको RC डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप दिख रहा है। तो ये ग्रुप देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये एसाइलेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो पहले तो रिएक्शन का नाम आपने पहचान लिया। उसके बाद प्रोडक्ट कैसे बनाना है सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं और उसके बाद आगे की बात करेंगे हम लोग। तो मैंने बोला कि इसमें आपको क्या यूज़ करना होगा, एसाइल ग्रुप यूज़ करना होगा। तो पहचानना कैसे, आपको क्या करना है, जो भी कंपाउंड दिया गया है उसमें से RC डबल बॉन्ड O ग्रुप को निकालना है, ठीक है। तो इसमें अगर देखोगे तो RC डबल बॉन्ड O ग्रुप ये था, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एमाइन जो आपको दिया गया है उस एमाइन से एक हाइड्रोजन को हटाना है और इस एसाइल ग्रुप को उसमें लगा देना है, ठीक है। और वो जो H आप हटाओगे उसको आप जो बचे हुए पार्ट से रिएक्शन करवा के उसका एक अलग कंपाउंड बना दोगे। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेन हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना पड़ता है। तो उसमें क्या करोगे आप, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले देखा RC डबल बॉन्ड O ग्रुप कौन सा है, ये वाला ग्रुप है। फिर आपने यहाँ से एक H हटाया और उस H के जगह पे इस कार्बन से आप उसको जोड़ दोगे, तो ये आपका बन जाएगा ऐसा C2H5N। यहाँ से आपने H हटाया था तो यहाँ पे आपने जोड़ दिया C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और इस N के पास एक H पहले से था तो उस H को यहीं लिखोगे, अच्छा, तो ये बन गया आपका। तो ये असली में क्या बना है, आपका एमाइड बन गया। तो एमाइन से एमाइड बन जाता है एसाइलेशन में। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन के आ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे कि एसाइलेशन रिएक्शन में क्या बनता है, तो एसाइलेशन रिएक्शन में एमाइड बनता है एमाइन से, ठीक है। अच्छा, कैसे करना था आप समझ गए। आपने देखा सबसे पहले RC डबल बॉन्ड O ग्रुप, एमाइन से एक H हटाया और इस कार्बन से उस N को जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, अगला रिएक्शन देखते हैं। वैसे तो आपने यहाँ भी देखा कि इसमें भी क्या है, एमाइन आपके पास है, ठीक है। इसके पास भी एक H है, तो H होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए इस रिएक्शन में 1 डिग्री और 2 डिग्री एमाइंस आपको मिलेगा, 3 डिग्री जल्दी नहीं मिलेगा। उसके बाद इस वाले रिएक्शन में भी देख रहे हो तो सेम चीज़ है,
इसमें से भी आप RC डबल बॉन्ड O ग्रुप निकालोगे, इस H को हटाओगे और यहाँ लगा दोगे। तो अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, C2H5 N C2H5, एक H आपने यहाँ से हटा दिया ये वाला, तो ये खाली हो गया। इसमें आपने क्या जोड़ दिया, RC डबल बॉन्ड O ग्रुप को जोड़ दिया C से, तो C डबल बॉन्ड O CH। ठीक है, तो कौन से C से जोड़ रहे हो ये ध्यान देना, ये C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से आपको जोड़ना है। ठीक है, ये नहीं कि CH3 से जोड़ दिया। ठीक है, हमेशा जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है उससे आपको जोड़ना है, तभी आपका एमाइड बनेगा। अच्छा, अगला रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एमाइन दिख रहा है, बस फर्क क्या था, यहाँ पे आपका एलिफेटिक एमाइन था, ये वाला आपका एरोमेटिक एमाइन है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे इस बार क्या दिख रहा है, इस बार एसाइल क्लोराइड नहीं दिख रहा है, आपको इस बार एनहाइड्राइड दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आपको सेम चीज़ करना पड़ता है, मतलब एसाइलेशन रिएक्शन ही करना है। इसमें आपको बस RC डबल बॉन्ड O ग्रुप निकालना है। तो या तो आप ये वाला ग्रुप निकाल लो, या तो आप ये वाला ग्रुप निकाल लो, कोई भी एक ग्रुप निकाल सकते हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस कार्बन से इसको जोड़ देना है। तो बना के देखते हैं, C6H5NH2 था, तो एक H निकाल दोगे तो एक ही H बचेगा, और उससे आपने जोड़ दिया C डबल बॉन्ड O CH3 को। ठीक है, अब जो बचा हुआ पार्ट था आपका, ये वाला पार्ट बचा रह गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से आपने एक H निकाला था, तो उस H को यहाँ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो इसमें बाकी समय क्या बना था, HCl बना था, क्योंकि यहाँ Cl बचा हुआ था और यहाँ से H निकाल के आपने Cl के साथ लगा दिया तो HCl बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, आपका एक एसिटिक एसिड बन गया, क्योंकि इस केस में बचा क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड O और H लगा दिया, तो आपका क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया। इस तरीके से आपको करना है। आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको फिर से एमाइन दिख रहा है, और इसका रिएक्शन इस बार किसके साथ हुआ है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। अब क्योंकि इसका रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ हो रहा है, तो इसमें आपको देखते ही याद होना चाहिए कि इस रिएक्शन का नाम बेंजोइलेशन रिएक्शन, मतलब अभी तक है ये भी एसाइलेशन रिएक्शन ही है, बस इसका स्पेसिफिक हमने नाम दे दिया बेंजोइलेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, बनाना सेम जिस तरीके से आपने उसमें ऊपर बनाया था वैसे ही आपको सेम बनाना है, बस देखना क्या है, इसमें आपको RC डबल बॉन्ड O ग्रुप को ढूंढना है। तो ये रहा आपका RC डबल बॉन्ड O ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आपको C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से N के साथ जोड़ देना है। तो अगर मैं बना के दिखाऊं तो CH3NH2 था, तो H हो जाएगा, क्योंकि एक H आपने निकाल दिया। उसके बाद C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से जोड़ दोगे तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे C6H5 है तो C6। ठीक है, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। उसके बाद जो Cl था उसके साथ H जुड़ के HCl भी बना लेगा। तो इस तरीके से आपको इन चार रिएक्शन को करना था, जिसमें आपको मेन देखना था RC डबल बॉन्ड O ग्रुप, उसको एक H हटा के N के साथ जोड़ देना था। एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। अगर स्पेसिफिकली बेंजोइल क्लोराइड है तो उसको बेंजोइलेशन रिएक्शन बोलेंगे, बनता सब में एमाइड है। ठीक है, अगर मैं अब NCERT खोल के आपको दिखाऊं इसमें क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो रिएक्शन आपने सारे देख लिए, इसमें सब में देखो आपको एमाइड बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, लास्ट में हमने बेंजोइलेशन रिएक्शन देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि एमाइंस जब बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो वो उस रिएक्शन को हम लोग बेंजोइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें आपका क्या बन रहा था, N मिथाइल बेंजामाइड बना था। डिपेंडिंग ऑन यहाँ पे क्या है उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो वो आपको देखना है। उसके बाद ये मैंने बोला था आपको कि एक H को RC डबल बॉन्ड O ग्रुप से रिप्लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, इसमें आपको मेनली क्या दिखा, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट करते हुए दिखा, क्योंकि आपने देखा था इसमें H को रिप्लेस करना है। अगर आप 3 डिग्री अमाइन के पास जाओगे तो उसके पास H ही नहीं होगा, तो कहाँ से रिप्लेस करोगे। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन की बात की है। किस टाइप का रिएक्शन था, यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, RC डबल बॉन्ड O ग्रुप से H को हटा देते, तो ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिमाग में आते ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिमाग में आता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसमें आपने क्या किया था, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किया था एसाइल ग्रुप से। एसाइलेशन रिएक्शन में क्या बनता है, तो एमाइड बनता है। ठीक, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट AR क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है। अगर आप ध्यान से देखो जितने भी रिएक्शन हमने किए थे, तो यहाँ पे बेस लिखा हुआ था, बेस या फिर पिरिडीन भी आपका एक बेस है। तो यहाँ पे बेस क्यों यूज़ करते हैं, या फिर अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ कि पिरिडीन ही क्यों यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा कि हमें हमेशा इस रिएक्शन में एक ऐसा बेस यूज़ करना पड़ता है जो कि खुद एमाइन से स्ट्रॉन्ग हो। आपको पता है एमाइन बेसिक नेचर का होता है, तो आपको यहाँ पे एक ऐसा बेस यूज़ करना है जो कि खुद एमाइन से स्ट्रॉन्ग हो। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि इस रिएक्शन में, सारे रिएक्शन में एक एसिड प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, तो इस एसिड को अगर आप कंज्यूम नहीं कराओगे तो ये वापस उल्टे डायरेक्शन में ये रिएक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए इस रिएक्शन को आपको कंज्यूम करवाना पड़ता है। तो अगर एसिड को कंज्यूम करवाना है तो आपको बेस देना होगा, तो ये बेस इस एसिड के साथ रिएक्ट करके इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब कि इक्विलिब्रियम को राइट साइड में शिफ्ट करवाने में हेल्प करता है। इसीलिए आप यहाँ पे एक बेस यूज़ करते हो, और स्पेसिफिकली ऐसा बेस यूज़ करते हो जो कि एमाइन से स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, अब वो दो टाइप से एसोसिएशन फ्रेम कर सकते हैं। एक तो ये बोल सकते हैं आपको कि एसाइलेशन रिएक्शन में हम लोग पिरिडीन यूज़ करते हैं। दूसरा वो बोल सकते हैं कि एसाइलेशन रिएक्शन में हम लोग ऐसा बेस यूज़ करते हैं जो कि एमाइन से स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसोसिएशन। रीज़न क्या देंगे कि ये जो बेस है ये हेल्प करता है HCl को रिमूव करने में और इक्विलिब्रियम को राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए। तो ये सही रीज़न हो जाएगा एसोसिएशन। तो ये आपको यहाँ से पहचानना था। ये हो गया आपका AR क्वेश्चन। ठीक है, फिर बेंजोलेशन रिएक्शन की हमने बात कर ली थी। ये रिएक्शन आपको ध्यान देना है, डायरेक्टली आपसे रिएक्शन लिख के पूछ सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन है, तो आपको यहाँ पे नाम पता होना चाहिए। कैसे पहचानना है मैंने बता दिया, बेंजोल क्लोराइड दिखे 1 डिग्री अमाइन के साथ समझ जाना है कि बेंजोलेशन रिएक्शन है आपका। अब चलते हैं हम लोग अगले रिएक्शन की तरफ, जो कि अपना 13 नंबर रिएक्शन। 13 नंबर रिएक्शन में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे
एक 1 डिग्री एमाइन है और इसका रिएक्शन हो रहा है CHCl3 प्लस KOH के साथ। CHCl3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है। तो जैसे ही आपने ये रिएक्शन देखा कि 1 डिग्री एमाइन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ हो रहा है, समझ जाना ये कौन सा रिएक्शन है। ये एक टेस्ट है जिसका नाम होता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, क्या याद करो इस चीज़ को बैठ के अच्छे से कि 1 डिग्री एमाइन दिखे, मेरे को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ उसका रिएक्शन दिखे, समझ जाऊंगा कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है या कार्बाइल अमाइन टेस्ट है जिसमें आइसोसाइनाइड भी बनता है, तो इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। तो मैंने बोल ही दिया आपको कि इसमें क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल ये जो आपको दिख रहा है NH2 इसको हटाना है और आइसोसाइनाइड ग्रुप लगा देना है। तो आपको पता है कि साइनाइड ग्रुप होता है CN, आइसोसाइनाइड होता है NC, तो आपको R के साथ यहाँ पे NC लगा देना है। ठीक है, ये बन गया आपका आइसोसाइड। और इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं और कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी बोलते हैं। याद रखना है क्लोरोफॉर्म और KOH को देख के, जैसे ही क्लोरोफॉर्म KOH दिखे, एमाइन दिखे, देखो कार्बाइल अमाइन अगर मान लो कभी आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट फॉर एमाइन या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमाइन, तो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करोगे, देखो कार्बाइल अमाइन में एमाइन तो आ ही रहा है, तो उस हिसाब से तो आप एलिमिनेट करके पहुंचोगे कि चलो ये तो एमाइन का है। और कार्बाइल से आप याद रख सकते हो कि कार्बाइल से क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो इस हिसाब से आप पहचान सकते हो कि इसका रिएजेंट, अगर मान लो कभी पूछते हैं कि कार्बाइल अमाइन टेस्ट में कौन सा रिएजेंट इनमें से यूज होगा, तो क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, ठीक है, या फिर क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका लिखा हो सकता है। तो किसी तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, आपको मेन याद होना चाहिए क्लोरोफॉर्म और KOH अगर आपको दिखता है 1 डिग्री एमाइन में, मतलब कार्बाइल अमाइन। ठीक है, इसमें क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। टेस्ट कैसे, टेस्ट होने के लिए मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सके। इसमें क्या होता है कि जब आइसोसाइनाइड बनता है तो फाउल स्मेल आता है, वही फाउल स्मेल इसका एक पहचान है कि 1 डिग्री एमाइन था। हाँ, तो इस रिएक्शन को किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, 1 डिग्री एमाइन को पहचानने के लिए। तो आपका यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, पहला कि इसका रिएजेंट क्या होता है, क्लोरोफॉर्म KOH। ठीक है, इसको बोल कैसे सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर है रिएजेंट तो ये कार्बाइल अमाइन का रिएजेंट है। इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस, ये 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता है। ठीक है, ये बात हो गई। इसमें जो आइसोसाइनाइड बनता है ये फाउल स्मेलिंग होता है, तो यही इसका पहचान है। ठीक है, इसी से हम लोग पहचानते हैं कि अच्छा जो रिएक्शन हुआ था वो 1 डिग्री एमाइन के साथ हुआ है, तभी फाउल स्मेल आ रहा है, मतलब यहाँ पे आइसोसाइनाइड बना है। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें आइसोसाइनाइड बनता है। इतना हो गया इस रिएक्शन से, बस इतना ही आपको ध्यान देना जो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं हम लोग अगले रिएक्शन की तरफ, और अगला रिएक्शन है 14 नंबर रिएक्शन, जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि फिर से एक एमाइन दिख रहा है। ठीक है, कैसा एमाइन है, प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन है। ठीक है, और इसके नीचे भी आपको एक एमाइन दिख रहा है, वो कैसा एमाइन है, वो एरोमेटिक एमाइन है। ठीक है, अच्छा तो इसमें किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन हो रहा है इसमें NaNO2 प्लस HCl के साथ, और इसमें जो आपको HNO2 लिख के दिया है वो एक्चुअली इसी से बन के आता है। तो हो सकता है एग्जाम में आपका HNO2 अलग से लिख के ना दे, उस सीधे आपको लिख दे कि 1 डिग्री एमाइन है, इसका रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ हो रहा है। या फिर अगर सेंटेंस में लिख के दे तो वो लिख सकता है सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl या फिर मिनरल एसिड के साथ हो रहा है। तो ये जो सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl है यही रिएक्ट करके HNO2 देता है, और HNO2 का नाम क्या है, नाइट्रस एसिड। तो या तो आपको बोल दे कि एमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ हो रहा है, या तो आपको बोल दे कि 1 डिग्री एमाइन का रिएक्शन या प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ हो रहा है, या तो आपको लिख के दे दे सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। सब में आपको सेम चीज़ बनाना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बोल दिया कि किस तरीके से आपको रिएजेंट वहाँ लिख के दे सकते हैं। ठीक है, दोनों लिखा हो सकता है या फिर कोई एक भी लिखा हुआ हो सकता है। करना क्या है, जैसे आप देखोगे आपको याद है ऐसा रिएक्शन हमने किया है एल्केन चैप्टर में, जहाँ पे हम लोग क्या करते थे, डायज़ोनियम सॉल्ट बनाते थे। तो यहाँ पे भी बनाओगे डायज़ोनियम सॉल्ट। कैसे बनाते हैं, R में आप लगा दोगे N2 प्लस Cl नेगेटिव। तो अगर मैं बना के दिखाऊँ तो ये बन जाएगा, यहाँ NH2 जो है वो ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा किससे, R N2 प्लस Cl नेगेटिव। ये बन गया आपका डायज़ोनियम सॉल्ट। बस फ़र्क क्या है कि इसमें क्योंकि हम लोग एलिफेटिक एमाइन से बना रहे हैं तो इसलिए इसका नाम हम लोग डायज़ोनियम सॉल्ट ना बोल के बोलते हैं एलिफेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी बात करोगे जिसमें एरोमेटिक अमाइन से बन रहा है तो इसमें भी सेम रिएजेंट है NaNO2 प्लस HCl। देखो अब इसमें HNO2 इन्होंने लिख के नहीं दिया है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि या तो वो बना के दे देंगे, सीधे HNO2 लिख दिया, मतलब नाइट्रस एसिड लिख के दे दिया, तो वो तो देख के आप पहचान जाओगे। नहीं भी दिया है तो भी आपको याद रखना है कि सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl भी रिएक्ट करके HNO2 ही देता है। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से लिख के दे सकते हैं। इसमें खासकर अगर आपका एरोमेटिक एमाइन के साथ रिएक्शन करवा दें तो उसमें ये टेम्परेचर आपको लिख के देंगे 273 प्लस 278, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि डायज़ोनियम सॉल्ट का ये स्पेसिफिक टेम्परेचर है 0 से 5, क्योंकि इसके आगे ये स्टेबल नहीं होता है। अच्छा, तो जैसे आपने ये देखा रिएजेंट, समझ जाना है कि एमाइन है और ये कंडीशंस है, मतलब कि डायज़ोनियम सॉल्ट बनेगा। कैसे बनाओगे, सेम C6H5 NH2 को रिप्लेस कर दिया आपने N2 प्लस Cl नेगेटिव, ये बन गया आपका डायज़ोनियम सॉल्ट। अब मैंने बोला था कि ऊपर क्योंकि वो एलिफेटिक एमाइन से बन रहा था इसलिए इसका नाम हमने रखा था एलिफेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट, लेकिन इस वाले में आप डायरेक्टली डायज़ोनियम सॉल्ट बोलते हो। तो कभी भी
कभी भी अगर आपसे सीधे सीधे डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं तो समझ जाना है कि ये पक्का एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट की बात की गई है, मतलब एरोमेटिक अमाइन से बना है। ये हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे जब डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखो, यहाँ तो फर्दर रिएक्शन नहीं करवाया गया था, लेकिन अगर फर्दर रिएक्शन भी आप देखोगे कराया गया है, आपने अल्कोहल में या फिनॉल में शायद देखा था कि अगर इसको H2O के साथ मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा N2Cl नेगेटिव हट जाएगा और आपका फिनॉल बन जाएगा। C6H5 क्या होता है, ये फिनाइल ग्रुप हो गया, इसमें आपका ये N2Cl नेगेटिव हट जाता है और यहाँ पे OH लग जाता है, ठीक है। अगर H2O के साथ या फिर वार्म H2 पे लिखा होता है, वार्म H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा। इसको हम लोग आगे देखेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसका आगे रिएक्शन करा के फिनॉल बना सकते हैं। सेम इसमें भी अगर मैं यहाँ पे भी इसका जैसे H2O के साथ रिएक्शन करवाया NCERT में, तो वहाँ पे भी क्या होगा, देखो R N2+Cl नेगेटिव हट जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा, तो अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से डाइजोनियम सॉल्ट का यूज़ करके, वो मोस्टली डाइजोनियम सॉल्ट एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, इसको हम लोग आगे यूज़ करते हैं अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे H2O या वार्म H2O डाल के, वार्म वाटर डाल के हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं या फिनॉल बना सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना है, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्टली आपको क्या करना है कि अगर आपको कहीं भी एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट दिखता है तो उस केस में आपको कोई भी कार्बोकेटाइन वगैरह का चक्कर नहीं होता है, उसमें आप सीधे N2+Cl नेगेटिव हटाते हो, जहाँ से हटाए वहीं पे OH लगा देते हो। लेकिन अगर कहीं भी अगर एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है तो उस केस में आप डायरेक्टली नहीं लगाते, उस केस में N2+Cl नेगेटिव हटाने के बाद आप पहले कार्बोकेटाइन बनाते हो, ठीक है। उसके बाद अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो कराओगे और उसके बाद जहाँ पे प्लस आ रहा होगा वहाँ पे OH लगाओगे। मतलब अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई आपका ऐसा वाला है CH3 CH, मैं नहीं लिख रहा हूँ, H अपना देख लेना, CnH2, ठीक है, और यहाँ पे भी C, ठीक है। मान लो ये दिया हुआ है, इसका रिएक्शन आपने कराया HNO2 के साथ, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। कैसा बनाओगे, CH3 Cn2+Cl नेगेटिव और यहाँ पे तो CH3 था ही पहले, ठीक है, ये है। इसके बाद अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इसका रिएक्शन आप कराओ H2O के साथ, तो यहाँ आपको पता है यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, मतलब OH ग्रुप लगाना होगा। तो बहुत लोग क्या करेंगे कि सीधे N2+Cl नेगेटिव हटाएंगे और यहाँ पे OH लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसको हटा के आपको सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाना है। आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 डिग्री है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराता हूँ तो यहाँ पे आके ये 3 डिग्री बन जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद। तो इसलिए आपको ये कराना है और यहाँ पे प्लस आने के बाद फिर यहाँ पे आपको OH लगाना है, तो ये आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि अगर एलिफेटिक एमाइन के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो और अल्कोहल तक ले जाना है रिएक्शन में, तो उस केस में आपको कार्बोकेटाइन बनाते हुए OH को जोड़ना है। लेकिन अगर एरोमेटिक एमाइन से आप बना रहे हो तो उसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली N2+Cl नेगेटिव जहाँ से हटाओगे वहीं पे OH लगा दो, सिंपल, ये रूल याद रखना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको ध्यान देना है कि जो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट आपने बनाया था वो अनस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। मतलब सिर्फ अगर मैं बोलता हूँ कि एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट इज अनस्टेबल एज कम्पेयर टू डाइजोनियम सॉल्ट, तो इससे आपको समझ जाना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं एलिफेटिक को एरोमेटिक से कंपेयर कर रहा हूँ, तो उसके कंपैरिजन में वो अनस्टेबल होता है, इसीलिए NCERT ने इसका आगे फर्दर रिएक्शन दिखाया H2, लेकिन इसका नहीं दिखाया क्योंकि ये ऑलमोस्ट इस टेम्परेचर में तो स्टेबल रहता है, ठीक है। तो ऐसा मैं अब ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल सकता है जहाँ पे 3-4 डाइजोनियम सॉल्ट लिखे हों, जिसमें से 3 एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट हो और 1 एलिफेटिक हो, और उसमें पूछा होगा आपसे कि इनमें से कौन सा अनस्टेबल है या इनमें से कौन सा अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट है, तो आपको एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट को टिक करना, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है। तो अगर मैं NCERT खोल के आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको OH लगाना है। अगर एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है तो डायरेक्टली नहीं लगाना है, एरोमेटिक अमाइन में आपको डायरेक्टली लगाना है, ये भी बता दिया मैंने, नो कार्बोकेटाइन। उसके बाद मैंने बताया कि जो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। ये भी ऐसा नहीं कि बहुत स्टेबल है, ये भी अनस्टेबल ही होता है, लेकिन ये कुछ टेम्परेचर पे तो थोड़ा सा स्टेबल है एज कम्पेयर टू एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। तो इतना याद रखना कि कभी ऑप्शन रहे तो उसमें आप एरोमेटिक को एलिफेटिक से ज़्यादा स्टेबल मानोगे। तो अनस्टेबल होता है तो ये क्या करना चाहता है, जल्दी से जल्दी नाइट्रोजन गैस को लिबरेट करना चाहता है और अल्कोहल में कन्वर्ट होना चाहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे करके दिखाइए, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट से यहाँ पे N2 लिबरेट करवा दिया है और अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर कभी भी लाइन फेमस लाइन है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको स्टेटमेंट में देखने को मिल सकता है, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट इज अनस्टेबल एंड इट लिबरेट्स नाइट्रोजन गैस एंड फॉर्म्स अल्कोहल। तो एकदम सही स्टेटमेंट होगा, ठीक है। ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये कहाँ से रटने वाला स्टेटमेंट बोल दिया, रटने वाला नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद यहाँ पे हम अगर आप ध्यान से देखो तो हमने प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस की बात कर ली, एरोमेटिक अमाइंस की बात कर ली कि कैसे वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन दिखाता है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी की बात नहीं की क्योंकि वो थोड़ा अलग तरीके से रिएक्शन दिखाता है। और इसका कहने का NCERT का ये मतलब है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस है अगर आप उसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवा रहे हो तो वो डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, यहाँ पे जो कहने के डिफरेंट मैनर में रिएक्ट करता है, हमें क्योंकि रिएक्शन दिया नहीं तो हम बात नहीं करेंगे उसके बारे में, ठीक है, टीचर्स करवा देते हैं। आपको ध्यान बस इतना रखना है कि इसमें डिफरेंट मैनर का कहने का मतलब है कि ये जो है सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस डाइजोनियम सॉल्ट नहीं देते हैं, ठीक। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। अब ये जो नीचे आपको रिएक्शन दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपसे इस पेज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो चांस है कार्बाइल अमाइन टेस्ट से पूछेंगे, या फिर ये भी एक टेस्ट है आपका जिसको हम लोग
हिंसबर्ग टेस्ट बोलते हैं, इससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये 2 टेस्ट आपके इस पेज पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले रिएक्शन कॉपी खोलते हैं और इस रिएक्शन को देखते हैं। तो जैसे ही आप रिएक्शन कॉपी खोलते हो और 16 नंबर रिएक्शन देखते हो तो आपको इसमें क्या दिख रहा है? आपको यहाँ दिख रहा है बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड। इसका रिएक्शन आपको दिख रहा है कि 1 डिग्री एमाइन के साथ हो रहा है। उसके बाद अगले रिएक्शन में भी आपको सेम बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड दिख रहा है और इसका रिएक्शन भी आपको दिख रहा है 2 डिग्री एमाइन के साथ हो रहा है, ठीक है। इसमें कैसे प्रोडक्ट बनाना है सबसे पहले वो देखते हैं और फिर प्रोडक्ट का क्या यूज़ है और किस तरीके से ये एक टेस्ट की तरह काम करता है वो हम लोग देखेंगे। टेस्ट का नाम कैसे? सबसे पहले जैसे ही आपको दिखा कि बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड का रिएक्शन किसी एमाइन के साथ हो रहा है, उसका क्या नाम है? तो इसमें आपको याद रखना है कि बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड का नाम होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। तो इस टेस्ट का नाम हो गया हिंसबर्ग टेस्ट। इसको क्यों यूज़ करते हैं? तो इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी पेज में आपने ऊपर एक टेस्ट देखा था जिसका नाम था कार्बाइल एमाइन टेस्ट या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट, उसको क्यों यूज़ करते थे? उसको प्राइमरी एमाइंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इसको यूज़ करते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट को यूज़ करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमाइंस को सेपरेट करने के लिए। इतना समझ आ गया कि इसका यूज़ क्या है, इसका नाम क्या है, ठीक है। हिंसबर्ग रिएजेंट किसको बोलते हैं? तो बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड को बोलते हैं। तो कभी कोई ऑप्शन में आता है कि इनमें से कौन सा हिंसबर्ग रिएजेंट है तो पहचानना आना चाहिए आपको। इसमें इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, जैसे एनसीईआरटी में लिख के दिया है C6H5SO2Cl, तो ये भी आपका बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड को ही इन्होंने फॉर्मूला में लिख के दिया, तो ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है या फिर स्ट्रक्चर बनाया भी हो सकता है, तो आपको पहचानना आना चाहिए। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इन ऑप्शन में मैं आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइन बना के दे दूंगा, बहुत सारे 4 ऑप्शन बना के दे दूंगा और पूछूंगा इनमें से कौन सा हिंसबर्ग रिएक्शन के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएगा, तो आपको क्या देखना है कि जो 3 डिग्री एमाइन होगा वो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। अभी इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। तो देखो इसमें क्या करना होता है, आपको देखना होता है बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड के पास Cl है, ठीक है, और एमाइन के पास क्या होता है? H होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली इस H का यूज़ करना है, इस Cl का यूज़ करना है, दोनों को HCl बना के निकाल देना है और आपस में इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो अगर मैं प्रोडक्ट बना के दिखाऊँ आपको, तो इस केस में प्रोडक्ट बनेगा ऐसा कुछ, ये S डबल बॉन्ड O Cl हट गया, ठीक है, H हट गया, N के साथ आपने जोड़ दिया C2H5 और यहाँ एक H बचा रह गया, ठीक है, एक H बचा देंगे, ठीक है। सेम इसका भी बनाते हैं। तो ये तो आपने 1 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन देखा, अब 2 डिग्री एमाइन के साथ भी रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसमें भी सेम चीज़, H है, Cl है, उन दोनों को हटा दोगे और जोड़ दोगे आपस में। तो अगर मैं बना के दिखाऊँ तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, Cl हट गया, H हट गया, N के साथ जुड़ गया C2H5 और यहाँ पे भी C। अगर मैं आपको बोलूँ कि बताओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ऊपर वाले प्रोडक्ट में और नीचे वाले प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे भैया एक H का डिफरेंस है, बस एक हाइड्रोजन इसके पास है नाइट्रोजन के पास और इस वाले नाइट्रोजन के पास कोई भी H नहीं है, बाकी सब सेम, ठीक है। तो पहले तो प्रोडक्ट बनाना आ गया आपको, ठीक है। अगर मैं अब आपसे ही पूछूं कि अगर मैं यहाँ पे 3 डिग्री एमाइन ले लेता और बोलता रिएक्शन कराओ, तो क्या करवा पाते? नहीं करवा पाते। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री एमाइन के पास H होता ही नहीं और आपने देखा कि H का यूज़ करके आप रिएक्शन करवा दो, H हटाना पड़ेगा आपको, तब रिएक्शन हो पाएगा। तो 3 डिग्री एमाइन तो रिएक्शन ही नहीं देता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंसबर्ग टेस्ट इनमें से कौन सा नहीं देगा, तो 3 डिग्री एमाइन आपको ढूंढना है, आंसर देना है। कौन सा देगा? तो 1 डिग्री, 2 डिग्री जितने भी होंगे सारे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उसमें H है, तो हिंसबर्ग टेस्ट दिखाने के लिए H होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद भैया चलो ये तो आपने 3 डिग्री को डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि उसमें H ही नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं देगा, नो रिएक्शन। लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे सेपरेट करो? तो इसमें आपने देखा कि जब प्रोडक्ट बना तो बनने के लिए H होना चाहिए दोनों के पास एटलीस्ट एक, और दोनों के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो था ही, 1 डिग्री एमाइन के पास और 2 डिग्री एमाइन के पास। लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो 1 डिग्री एमाइन के पास एक H बचा रह गया, लेकिन 2 डिग्री एमाइन के पास कोई भी H बचा नहीं रहा। अब आपको पता है कि ये जो H होता है वो एसिडिक नेचर यहाँ पे दिखाता है। अगर मैं आपको एनसीईआरटी खोल के दिखाऊं, तो अगर आप एनसीईआरटी में देखते हो तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच्ड है यहाँ पे प्रोडक्ट में, वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन होता है? क्योंकि ये जो आपने सल्फोनिल ग्रुप यहाँ पे देखा है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। आपको पता है जब ये एसिड की तरह काम करेगा और H निकलेगा तो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, N पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और सल्फोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण इस नेगेटिव चार्ज को खींच पाएगा और चार्ज को कम करेगा। मतलब ये सल्फोनिल ग्रुप जो एसिडिक नेचर है उसको सेटिस्फाई करता है, जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको कम कर पाता है, उसको स्टेबल कर पाता है। तो इसीलिए यहाँ से H इजीली निकल पाएगा और ये एसिडिक नेचर दिखाएगा, ये जो आपका यहाँ पे इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बना है, ठीक है। और क्योंकि ये एसिडिक नेचर यहाँ पे दिखाएगा इस H के कारण, ये किस में सॉल्युबल हो पाएगा? एल्कली में सॉल्युबल हो पाएगा। लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट बना था इसमें H था ही नहीं, H था ही नहीं तो ये एसिडिक नेचर दिखाएगा नहीं, एसिडिक नेचर नहीं दिखाएगा तो ये एल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा, और एल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा तो मतलब आपने यहाँ पे क्या देखा कि अगर 1 डिग्री एमाइन हुआ तो वो भी प्रोडक्ट बनाएगा, और 2 डिग्री एमाइन हुआ तो वो भी प्रोडक्ट बनाएगा। 3 डिग्री प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, तो सबसे पहले वहाँ से हमने सेपरेट कर लिया कि 3 डिग्री है, कैसे पहचाना कि रिएक्शन नहीं दिखा रहा है। और एल्कली के पास ले जाओगे, उसमें सॉल्युबिलिटी चेक करोगे, जो सॉल्युबल हो गया, जो उसमें मिक्स हो गया, जो सॉल्युबिलिटी जिसने दिखा दी, मतलब कि वो एसिडिक है। एसिडिक क्यों है? क्योंकि उसका एसिडिक H है।
तो एसिडिक एच 1 डिग्री एमाइन के केस में आपको दिखता है। जो सॉल्युबिलिटी नहीं दिखाया मतलब कि उसके पास एसिडिक एच नहीं है, मतलब वो 2 डिग्री एमाइन था। इस तरीके से आप सेपरेट कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें पहले तो मैंने आपको बता दी कि कैसे आपको सेपरेट करना है। उसके बाद एक AR क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है कि जो हाइड्रोजन अटैच होता है इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड में, वो एसिडिक क्यों होता है। एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनिल ग्रुप, ठीक है। दूसरा ये भी इस तरीके से भी एसोसिएशन बना सकते हैं जिसमें एसोसिएशन हो सकता है कि हाइड्रोजन जो अटैच है नाइट्रोजन में सल्फोनामाइड में वो एसिडिक होता है, ठीक है। या तो ये एसोसिएशन दे सकते हैं आपको, या फिर वो दे सकते हैं कि जो इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड है वो सॉल्युबल होता है एल्कली में, और दोनों का रीजन होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनिल ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से आपका AR क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है। टेस्ट का यूज़ कैसे करना है बता दिया, कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं बता दिया, कौन सा सॉल्युबल है कौन सा सॉल्युबल नहीं है बता दिया। सॉल्युबिलिटी कैसे देखोगे, जिसके पास एसिडिक एच होगा, तो एसिडिक एच होगा तभी वो एसिड की तरह काम करेगा, तभी वो एल्कली में सॉल्युबल होगा। जिसके पास एसिडिक एच नहीं होगा वो एसिड की तरह काम ही नहीं करेगा, वो सॉल्युबल ही नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम, और इसलिए वो एसिडिक नहीं है और इसलिए वो इनसॉल्युबल है एल्कली। टर्शियरी एमाइंस तो रिएक्शन ही नहीं दिखाते हैं, और इस टेस्ट को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइंस को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। मान लो कभी एनटीए का खेलने का मन किया और वो अभी के बेकार एनटीए से मॉडर्न एनटीए बनना चाहिए, तो आपको घुमाएंगे कैसे, वो आपको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड देने के बजाय यहाँ पे एक CH3 लगा देगी और बोलेगी बताओ सेम रिएक्शन आपको करना है। तो आप सोचेंगे लोग कि अरे ये तो एनटीए ने अच्छा क्वेश्चन बना दिया। तो एनटीए ने कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं बनाया, उसने बस हल्का सा दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया कि एनसीईआरटी ने लिखा है कि आजकल हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की जगह पी-टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड यूज़ करते हैं सेम रिएक्शन करने के लिए। तो पी-टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड के रिएक्शन के लिए आप बस इसमें यहाँ पे पहला पोजीशन पे CH3 लगा दो, तो ये आपका पी-टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड बन गया। बाकी रिएक्शन में भी आपको जैसे आपने किया था सेम वही करना है। Cl हटाओगे H के साथ, एक H बचेगा, जो बताया मैंने सेम करने को, ठीक है। तो अगर कभी आपको ये दिखता है पी-टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड, तो आपको घबराना नहीं है, समझ जाना है ये भी हिंसबर्ग टेस्ट ही है। तो ये था आपका एक अच्छा रिएक्शन। इसके बाद चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 18 नंबर रिएक्शन पे, और 18 नंबर जैसा रिएक्शन आपने पहले भी देखा हुआ है फिनॉल्स में। यहाँ पे एनिलीन का रिएक्शन करवाया गया है एक्वस Br2 मतलब Br2 एंड वाटर के प्रेजेंस में, और फिनॉल्स के केस में भी देखा था कि सेम Br2 और वाटर के प्रेजेंस में उसका रिएक्शन किया गया था। तो जो वहाँ पे बनाते थे सेम वैसे यहाँ पे बनाओगे। अगर आपको याद है वहाँ पे एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता था, ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता था, सेम वैसे यहाँ पे बनेगा। ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जितने भी हैं सब पे Br लगा दोगे और आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है ऐसा कुछ NH2, ये यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br। तो वहाँ पे बनता था ट्राई ब्रोमोफिनॉल, यहाँ पे बन गया ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो अगर मैं दिखाऊँ आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन आपका बन गया। इसका भी व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है जैसा कि फिनॉल के केस में था। तो सेम रिएक्शन, जैसे आपने रिएजेंट देखा सेम फिनॉल जैसा देखा, समझ जाना है सेम चीज़ करना है मेरे को। तीनों पोजीशन पे Br लगा देना सारे ऑर्थो पैरा पे। ऑर्थो पैरा पे क्यों लगाया, क्योंकि NH2 के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो डोनेट कर सकता है। डोनेट कर सकता है मतलब बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर सकता है, मतलब कि वो एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ। एक्टिवेटिंग ग्रुप को हम लोग जानते हैं कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इस तरीके से आप करना है, सब कंसेप्चुअल है। मैंने ये सब चीज़ आपको पहले बता रखा है और सब चीज़ अब लिंक होके चीज़ों को ईजी बना दी है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एनिलीन जो है उसमें NH2 ग्रुप होता है। एनिलीन जो है ना रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, 5, ठीक है। ये 2-3 बार हमें मिल गया तो याद रखो ये। कभी अगर आपको स्टेटमेंट मिलता है तो आप कंफ्यूज मत होना कि क्या बोल दिया ये कैसे फैक्चुअल चीज़ पूछ दी। तो आपको याद होना चाहिए कि एनिलीन जो है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से मिलकर बनता है। दूसरा पॉइंट, एनिलीन में NH2 ग्रुप होता है। NH2 ग्रुप आपका पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, इसीलिए हमने जितने भी Br थे वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगा दिए। कब, जब Br2H2 आपको दिखाओ। अब इससे दिक्कत क्या आती है, इससे दिक्कत क्या आती है कि अगर NH2 जो है बहुत अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो हर जगह Br लगवा दिया उसने, लेकिन मुझे मान लो इतना एक्टिवेटिंग पावर उसका नहीं चाहिए था, मुझे एक ही जगह Br लगाना था, मतलब एक ही जगह सब्स्टिट्यूट करना था। तो कैसे करता, तो आपको सेम वही चीज़ NH2 की पावर कम करनी होगी किसी तरीके से। तो वही चीज़ आप कैसे कम करेंगे उस पर आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला चीज़, इस रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या है, इस रिएक्शन में प्रॉब्लम है कि जो NH2 है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए तीनों पोजीशन पर Br लगा दिया। इस चीज़ को हमको कम करना है, ठीक है। इस हाई रिएक्टिविटी से हमें दिक्कत है और हमें क्या करना है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बनाना है, मतलब एक जगह हम लोग को बस Br लगाना है। तो कैसे करेंगे, हम लोग इस एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कम करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल कैसे करते हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग जो NH2 ग्रुप का जो एक्टिवेटिंग पावर है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको कैसे कम करते हैं। तो आपको आंसर देना है कि हम लोग उसको कम करते हैं एसिटाइलेशन के थ्रू, ठीक है। किसके साथ एसिटाइलेशन करवाते हैं हम लोग, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटाइलेशन करवाते हैं, तब जाके ये NH2 ग्रुप का जो है पावर है वो कम होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है AR के फॉर्म में कि एसिटाइलेशन क्यों करवाते हैं। तो एसोसिएशन बना देंगे कि हम लोग NH2 ग्रुप का एसिटाइलेशन करवाते हैं। रीज़न क्या होगा, ताकि हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बना पाए, एकदम सही चीज़ होगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपने समझ लिया सबसे पहले कि NH2 ग्रुप का एसिटाइलेशन हम लोग क्यों करवा रहे हैं, ताकि हम लोग उसका एक्टिवेटिंग पावर कम करवा पाए और Br को हर जगह लगने से रोक पाए, ठीक है। अब कैसे करवाएंगे, हमने देखा कि हम एसिटाइलेशन हम लोग करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की यूज़ से। तो उसी के ऊपर रिएक्शन है नीचे वाला, जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं
कि इसी का फॉलो थ्रू रिएक्शन ये वाला है, जिसमें हम लोग को क्या दिख रहा है कि pyridine के प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन होता है। तो एनिलीन के साथ एनहाइड्राइड का रिएक्शन, मतलब एमाइन के साथ एनहाइड्राइड का रिएक्शन आपने अभी देखा था एसिटाइलेशन रिएक्शन, ठीक है, ये हमने देखा था अभी। तो क्या करते थे इसमें, एसाइल ग्रुप जो होता था RC डबल बॉन्ड O ग्रुप, उसको निकालते थे, एक H हटाते थे एमाइन से और उसको लगा देते थे, जोड़ देते थे, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर इसको खोल के लिखूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ऐसा आपको दिखेगा। इसमें RC डबल बॉन्ड O ग्रुप आपको दिख रहा है। इसी ग्रुप को आपको किस में जोड़ना है, एक H हटा के यहाँ पे जोड़ना है। तो आपका पहला जो प्रोडक्ट बनेगा पहले स्टेप में वो ऐसा बनेगा, NH यहाँ पे था, एक H आपने हटा दिया, उस H की जगह आपने C डबल बॉन्ड O CH3 को जोड़ दिया, ये हो गया। ये क्या कर दिया आपने, एसिटाइलेशन कर दिया, किसका, जो आपका NH2 ग्रुप था उसका, ठीक है। और इस तरीके से आपने NH2 ग्रुप का एक्टिवेटिंग पावर कम कर दिया। अब अगर आप Br2 का रिएक्शन करवाते हो इसके साथ, तो ये हर जगह नहीं लगेगा, ठीक है, ये हर जगह नहीं लगेगा। ये कहाँ पे लगेगा, दो जगह था, ऑर्थो या पैरा। अब ऑर्थो पे लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कहाँ पे लगाओगे आप, पैरा पे लगाओगे, एक जगह लगाना था। तो अगले स्टेप में आपका क्या बन जाएगा, NC डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे Br लग गया, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में आप क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस करवाते हो। हाइड्रोलिसिस आपको पता है कैसे करना होता है, ये बॉन्ड तोड़ोगे, C डबल बॉन्ड O को OH दे दोगे, यहाँ पे H दे दोगे, तो ये आपका वापस से ये बन जाता है NH2, यहाँ पे Br लग गया, जो आपको चाहिए था मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन वो आपको मिल गया। और यहाँ पे साथ ही साथ आपका एसिटिक एसिड भी निकल गया, CH3COOH। तो अगर मैं NCERT में खोल के दिखाऊंगी रिएक्शन, तो देखो सबसे पहले हमने एसिटाइलेशन करवाया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ताकि NH2 का पावर कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे Br2 का रिएक्शन करवाया, क्योंकि अब इसका पावर कम हो चुका है, तो इसलिए Br सिर्फ एक पोजीशन पे लगा, पैरा पे, ऑर्थो पे क्यों नहीं लगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यहाँ पे लगने में दिक्कत है होगा, इसलिए पैरा वाला मेजर बन गया यहाँ पे। उसके बाद जब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई, तो वापस से आपका NH2 ग्रुप आ गया और मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आपको मिल गया, जिसको आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, 4 ब्रोमो एनिलीन बोल रहे हो। इस तरीके से आपको इस रिएक्शन को करवाना पड़ता है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि भैया NH2 और ये जो ग्रुप लगा है यहाँ पे एसिटाइलेशन के बाद, इसमें क्या ऐसा डिफरेंस हो गया कि जो NH2 का पावर था, एक्टिवेटिंग पावर, वो कम हो गया। अगर आप देखोगे NH2 में, तो इसके पास लोन पेयर था जो कि वो इजीली डोनेट कर पा रहा था। ये लोन पेयर किसी भी चीज़ के साथ रेजोनेंस में यहाँ था नहीं, तो फ्री था आराम से डोनेट करने के लिए, इसीलिए ये जो आपका बेंजीन रिंग है उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा था इजीली, और बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करवा पाता, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा पाता। लेकिन अगर इस ग्रुप को आप देखो, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आएगा, तो अब ये इतना फ्री नहीं रहेगा जितना वो इस केस में था, ठीक है। तो वही चीज़ NCERT यहाँ लिखती है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नाइट्रोजन इज लेस अवेलेबल, ठीक है, देयरफॉर एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NHCOCH3 ग्रुप इज लेस देन दैट ऑफ एमाइनो ग्रुप, ठीक है। ये अच्छा यार यहाँ से बन के आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा लो कि कैसे एसिटाइलेशन से एक्टिवेटिंग पावर कम हो जाता है एमाइनो ग्रुप का, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में चला जाएगा कंजुगेशन के कारण, और वो लेस अवेलेबल रहेगा एज कम्पेयर टू एमाइनो ग्रुप जब फ्री था, ठीक है। ये आपने कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने यहाँ पे सीखी कि कैसे हम लोग को अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बनाना है तो हम लोग को एसिटाइलेशन करवाना पड़ेगा बीच, ठीक है। तो ये अच्छा AR यहाँ से बन सकता है। मैंने 2 AR आपको बता दिया, एक इस पैराग्राफ से, एक इस पैराग्राफ। अब आगे चलते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं। तो जैसे ही अब आप अगला रिएक्शन देखते हो, तो आपको 19 नंबर रिएक्शन देखने को मिलता है, और इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने की कोशिश करी गई है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे रिएजेंट को, तो आपको दिख रहा है HNO3 प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है, किसका, एनिलीन का। तो आपको पता है इसमें क्या होता है, नाइट्रेशन होता है, NO2 ग्रुप लगता है। तो इसमें कहाँ का नाइट्रेशन करवाओगे, आपको पता है NH2 जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पैरा पे लगा दोगे। मोस्टली लोग क्या करेंगे, यही करेंगे। अब यहाँ पे आता है एक एक्सेप्शन, जिसको पता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे सीख लेगा। NO2 पैरा पे लगा दिया, प्लस आपने NO2 लगा दिया ऑर्थो NO2, ठीक है, जिसमें मेजर कौन हो जाएगा, पैरा आपका मेजर हो जाएगा, ठीक है, पैरा आपका हो जाएगा मेजर। अब इसमें ये रिएक्शन देखते ही बहुतों को याद आ जाएगा कि इसमें भैया मेटा ही बनता था। पहला रिएक्शन है जिसमें एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के बाद भी मेटा पे भी NO2 लगाना पड़ता है, और वो अच्छे अमाउंट में बनता है, ठीक है। पैरा तो मेजर है चलो, लेकिन उतना भी ज़्यादा मेजर नहीं बनता है पैरा, इसमें साथ साथ मेटा वाला प्रोडक्ट भी बनता है। तो वो जिसको याद आया, नहीं याद आया तो वो अभी से याद कर लो कि एनिलीन का जब रिएक्शन करवाता है, एनिलीन का जब नाइट्रेशन करवाते हैं, उस केस में आपका ऑर्थो पैरा मेटा तीनों प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। खास बात है इसकी, एनिलीन का जब नाइट्रेशन कराते हैं उस केस में ऑर्थो पैरा और मेटा तीनों प्रोडक्ट बनता है, जिससे मेटा भी अच्छे अमाउंट में बनता है। अब इसका सबसे पहले मेटा जो बनेगा वो कैसा दिखेगा पहले देख लेते हैं। ये हो गया आपका मेटा NH2, और मेटा पे आपने लगा दिया NO2, तो ये भी आपका प्रोडक्ट बनता है। किस परसेंटेज में बनता है, अगर मैं आपको परसेंटेज बताऊँ एग्जैक्ट, तो पैरा मेजर तो सबसे ज़्यादा होगा, 50 से ज़्यादा होगा तो 51% होता है, और ये 47% होता है, ठीक है, और ये सबसे कम होता है ऑर्थो 2%। तो ये आपको याद रखना है। कभी भी अगर NTA चाहे आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन बनाना, तो आपसे ABC लिख देगी, बोलेगी ABC का परसेंटेज बताओ, ठीक है। तो 51 पैरा सबसे ज़्यादा मेजर होगा। ये आप ट्रिक से भी ऐसे मतलब ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे इजीली कि पैरा देखो मेजर तो होगा ही, तो 50 से ज़्यादा पैरा ही होना चाहिए, 51% आपका पैरा रहेगा। मेटा अच्छे अमाउंट में रहता है,
ऑर्थो से ज़्यादा आपका मेटा वाला मेजर होगा तो 47% और 2% सबसे कम ऑर्थो का रहता है। ठीक है, ऐसे आप परसेंटेज याद रख लो। सबसे पहली चीज़ आप ये याद रखो कि एनिलीन का नाइट्रेशन जब करवाते हैं तो उसमें तीनों प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद आप ये चीज़ याद रखो कि इसमें मेटा बनता क्यों है, उससे आपका बना सकते हैं AR क्वेश्चन। तो बनता क्यों है अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो NCERT लिखती है क्योंकि आप यहाँ पे HNO3 और H2SO4 ले रहे हो तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम के कारण, और यहाँ पे आपको पता है NH2 एमाइन है, बेसिक होता है, तो ये एसिड बेस्ड रिएक्शन होगा और यहाँ पे बन जाएगा एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ तो वो कुछ ऐसा दिखता है, NH2 की जगह यहाँ पे हो जाएगा NH3+, तो नाइट्रोजन पे आ गया प्लस। जहाँ पे NH2 के पास पहले लोन पेयर था और इस लोन पेयर को डोनेट करता था, अब इस पे आ गया प्लस, प्लस आ गया तो अब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जहाँ पे वो पहले एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता था, एसिडिक मीडियम के कारण ये एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और एनिलीनियम आयन जो होता है वो प्लस चार्ज के कारण डीएक्टिवेटिंग नेचर दिखाता है। और इसीलिए आपको पता है अगर कोई चीज़ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो कैसा डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम होने के कारण यहाँ पे एनिलीनियम आयन बन जाता है प्रोटोनेशन के बाद, और ये मेटा डायरेक्टिंग होता है क्योंकि उसमें मैंने बताया प्लस चार्ज आ जाएगा, डीएक्टिवेटिंग नेचर हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा तो मेटा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा यार क्वेश्चन बन के आ सकता है कि मेटा प्रोडक्ट क्यों देखने को मिलता है ऑन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, तो उसका रीज़न ये है। उसके बाद फिर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया अरे ये तो दिक्कत हो गई, मिक्सचर प्रोडक्ट मिल रहा है तो हमें मिक्सचर चाहिए नहीं होता है जनरली, ऑर्गेनिक में हमें क्या चाहिए कि प्योर प्रोडक्ट मिल जाए, कोई एक मिल जाए, तो कैसे करेंगे? सेम जैसा कि हमने वहाँ पे किया था ब्रोमिनेशन के केस में, ठीक है, डीएक्टिवेट कर दिया था इस ग्रुप को, सेम वही चीज़ करेंगे इसमें भी, एसिटाइलेशन करवा के, और जैसे हमने पहले किया था। अगर मैं आपको दिखाऊँ रिएक्शन तो यहाँ पे भी देखो एनहाइड्राइड का यूज़ किया गया है। सबसे पहले क्या होगा, एसिटाइलेशन हो जाएगा, तो जैसा आपने पहले बनाया था सेम वही चीज़ बन जाएगी। अगर मैं NCERT से दिखाता हूँ आपको, बार बार लिखना पड़ेगा। फिर सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाया, NHCOCH3 ग्रुप लग गया। आपको पता है ये NH2 के मुकाबले लेस एक्टिवेटिंग होता है। उसके बाद अगर आप नाइट्रोजन कराओगे तो ये अब ऑर्थो पे लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंडेंस होगा, पैरा पे सिर्फ लगेगा। ठीक है, उसके बाद जब इसका हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो वापस से यहाँ से एसिटिक एसिड निकल जाएगा और NH2 यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो आपका पैरा नाइट्रो एनिलीन बन जाता है। इस केस में सिर्फ आपका एक ही मेजर प्रोडक्ट मिलता है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, तो ये आपने रिएक्शन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं हम लोग अगले रिएक्शन पे, 21 नंबर रिएक्शन, और इसमें आपको दिख रहा है कि क्या है, एनिलीन है वापस, और इस बार रिएक्शन किया गया है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। और आपको पता है कि इसमें क्या होता है, सल्फोनेशन होता है, मतलब SO3H ग्रुप लगता है। अब दिक्कत क्या है, पहले हम लोग डायरेक्टली SO3H लगाते थे पैरा या ऑर्थो पोजिशन पे, क्योंकि जो आपका NH2 ग्रुप है वो आपका कैसा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है, क्या, क्योंकि आपको ये भी पता है कि जो एमाइनो ग्रुप है वो बेसिक नेचर का होता है, तो यहाँ पे एसिड है, बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा और सबसे पहले सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा दिखता है ये आपको आना चाहिए बनाना उसका। तो NH2 है, H2SO4 को आप कैसे लिख सकते हो, HSO4 नेगेटिव लिख सकते हो। तो इस पूरे को यहाँ पे जोड़ दो, तो NH2 था, अब NH3 हो जाएगा ये H लग के, और बचा हुआ HSO4 आपका ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया सबसे पहले। उसके बाद जब आप इसको हीट करते हो तब जाके ये HSO4 ग्रुप यहाँ से निकलता है और SO3H बन के नीचे लग जाता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ ऐसा दिखता है। फिर आपको यहाँ पे NH2 हो जाएगा वापस और यहाँ लग जाएगा SO3H। ठीक है, ये आपका बन गया डिजायर्ड प्रोडक्ट जो कि आपको चाहिए था। इसको बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड, इसको बोलते हैं क्या, सल्फेनिलिक एसिड। ठीक है, अगर इसका पूरा नाम लिखोगे तो ये है पैरा एमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका शॉर्ट नाम है सल्फेनिलिक एसिड। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए कि ये जो आपने बनाया ये क्या बनाया, सल्फेनिलिक एसिड बनाया। और ये ध्यान रखना है कि ये जो सल्फेनिलिक एसिड है ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर से ये आपको दिख रहा है बेसिक हो गया, ये यहाँ पे एसिड बन गया है, फिर से एसिड बेस रिएक्शन होगा, ज्विटर आयन बन के रहेगा। तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर ऑप्शन में आपको दिखे तो ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है। तो ज्विटर आयन जो है वो भी सही आपका आंसर हो गया। इस केस में क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ से एक H हटाओगे, ऊपर लगा दोगे तो ये बन गया NH3+ और यहाँ SO3 नेगेटिव। तो प्लस माइनस यहाँ पे आपको पता है बाइपोलर होता है ज्विटर आयन, तो वो बन के आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन प्रोसीड करवाना है। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, सॉल्ट बन जाएगा, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, उसके बाद जब आप हीट करोगे तो फिर जो आपको मेन चीज़ चाहिए था सल्फेनिलिक एसिड वो मिलेगा, लेकिन वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा नहीं, वो ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो अगर कभी आता है स्टेटमेंट कि सल्फेनिलिक एसिड जो है वो ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो सही स्टेटमेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसा सेम चीज़ हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो था बेंजोइक एसिड वो भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता। सेम एनिलीन भी जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता है। ठीक है, उसका रीज़न अलग था, इसका रीज़न अलग है। तो वो दोनों रीज़न आप फिर से एक बार देख लेना अगर कन्फ्यूजन लगे आपको, उसका क्या रीज़न था, इसका क्या रीज़न है। तो इसका रीज़न मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो एनिलीन है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता है, पहला एसर्शन। रीज़न क्या होगा, रीज़न होगा क्योंकि एनिलीन जो है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो आप यूज़ करते हो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 उसके साथ सॉल्ट फॉर्म कर लेता है, और सॉल्ट फॉर्म करने के कारण नाइट्रोजन पे आ जाता है प्लस चार्ज। प्लस चार्ज आने के बाद आपको मैंने बताया था अभी कि नाइट्रोजन पे जब प्लस चार्ज आता है तो वो डीएक्टिवेटिंग नेचर का हो जाता है, और वही सेम चीज़ होगा कि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आने के बाद वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है और फर्दर रिएक्शन नहीं दिखाता। तो याद क्या रखना है कि एनिलीन जो है वो
सल्फोनेशन दिखा रहा है, नाइट्रेशन दिखा रहा है, हेलोजनेशन दिखा रहा है, लेकिन वो क्या नहीं दिखा रहा है, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह, मतलब बेंजोइक एसिड। रीज़न क्या होगा? रीज़न होगा कि एनिलीन जो है वो आपके AlCl3 कैटलिस्ट के साथ जो है सॉल्ट बना लेता है। सॉल्ट बनाने के बाद नाइट्रोजन पे प्लस आ जाता है और वो डीएक्टिवेटिंग नेचर का हो जाता है और इसलिए आगे रिएक्शन नहीं दिखा। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे और इंटेक्स के क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जहाँ पे बोला गया है कि इनको बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करो। तो बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से हमने बात की थी पिछले वीडियो में, तो उस कंसेप्ट को आज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या क्या। सबसे पहले मैंने बोला था कि जब भी बेसिक नेचर के हिसाब से अरेंज करो एमाइंस को, 3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्या कि एमोनिया से ज़्यादा बेसिक नेचर दिखाता है एलिफेटिक एमाइन और कम दिखाता है एरोमेटिक। तो आपको सबसे पहले पहचानना है कि एलिफेटिक एमाइन कौन सा है, एरोमेटिक कौन सा, एमोनिया अगर है तो वो देखना है। तो आपको यहाँ दिख रहा है NH3 है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एरोमेटिक एमाइन है, ठीक है। कोई अगर इसको एरोमेटिक एमाइन सोचा है तो गलत सोच रहा है। NH2 जो है वो डायरेक्टली फिनाइल ग्रुप के साथ नहीं लगा है, ठीक है, बीच में एक CH2 आ रहा है, तो ये आपका एलिफेटिक एमाइन है, ठीक है, लेकिन ये आपका एरोमेटिक एमाइन है। तो यहाँ से सिंपल चीज़ क्या पता चल गई आपको कि NH3 से तो पीछे होगा एरोमेटिक एमाइन और वो सबसे कम होगा। तो जो 2 है वो सबसे पीछे होगा, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे 2 सबसे पीछे। उसके बाद उसके आगे कौन होगा? उसके अलावा तो बाकी सारे एलिफेटिक है, तो एलिफेटिक से तो कम होता है एमोनिया, तो एमोनिया आ गया आपका 3 पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अरेंज करेंगे किसको? जितने भी एलिफेटिक। तो मैंने बताया था कि एलिफेटिक में कोई भी अगर एरोमेटिक ग्रुप आपको दिख जाए, जैसे यहाँ पे फिनाइल दिख रहा है, तो फिनाइल कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को कम करेगा, तो इसीलिए ये बेसिक नेचर को कम करेगा। तो नॉर्मल एलिफेटिक से जहाँ पे कोई भी एरोमेटिक ग्रुप नहीं है उससे इसका तो कम होगा, ये मैंने पहले आपको बताया था। तो 4 नंबर सब इनके मुकाबले सबसे पीछे होगा। उसके बाद बच गया आपका 2 सिंपल एलिफेटिक एमाइन आपका बच गया, ठीक है। इसमें कोई भी एरोमेटिक ग्रुप नहीं है, तो इसमें आपको क्या देखना है? फिर सिंपल जो आपने पढ़ा हुआ है कि एक्वस मीडियम में क्या होता है। देखो यहाँ पे कोई कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि एक्वस मीडियम में बोला है कि गैसेस में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जब भी कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हो तो एक्वस मान के आपको जो ट्रेंड पता है उस हिसाब से आंसर देना है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इथाइल के लिए आपने क्या ट्रेंड पढ़ा है? 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री सब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री को आप सबसे ज़्यादा रख लोगे, 5 सबसे आगे और 1 डिग्री उससे कम, ठीक है। इस हिसाब से आपको अरेंज करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या कहीं पे एमोनिया है, तो एमोनिया नहीं है। क्या कहीं पे एरोमेटिक एमाइन है? तो एरोमेटिक एमाइन आपको यहाँ पे दिख गया। इसके अलावा कोई भी आपको एरोमेटिक एमाइन नहीं दिखा है, तो ये तो सबसे पीछे हो जाएगा 4, तो 4 सबसे पीछे हो गया। उसके बाद जो बाकी बचे हैं आपको दिख रहा है कि इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक्वस मीडियम में है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो उस हिसाब से अरेंज कर देंगे। तो आपको पता है उसमें कैसे अरेंज करते हैं। 2 सबसे आगे, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री सबसे आगे हो गया, मतलब 2 नंबर वाला। उसके बाद 3 डिग्री होता है, तो 3 डिग्री वाला 3 नंबर पे, तो 3 उसके बाद, और 1 उससे कम होता है सबसे, तो 1 सबसे, ठीक है। ऐसे फिर अगला देखते हैं। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि कोई एमोनिया नहीं है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एरोमेटिक एमाइन है, ये एरोमेटिक नहीं है, और बाकी ये तो अपने नॉर्मल है, ठीक है। तो जो एरोमेटिक है उसको सबसे पीछे डाल दो, 4 सबसे पीछे हो गया। फिर आगे आपका अगर किसी एलिफेटिक में एरोमेटिक ग्रुप दिख रहा है तो उसमें उसको आपको पीछे रखना है। तो इसमें आपको एरोमेटिक ग्रुप दिख रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, नाइट्रोजन पे लोन पर कम करेगा, तो 5 पीछे हो गया। उसके बाद जो बचे हुए हैं उसमें आपको मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, और मिथाइल का ट्रेंड अलग होता है, ठीक है। इथाइल का आपको याद है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, लेकिन मिथाइल का है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। मैंने आपको याद करवाया था। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 2 डिग्री कौन सा है? ये था आपका 2 डिग्री, तो 2 नंबर वाला सबसे आगे। उसके बाद आपको दिख रहा है 1 डिग्री, ये था 1, तो 1 उसके पीछे, और 3 डिग्री वाला ये था 3 उसके। इस हिसाब से आपने अरेंज कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको एक्जैक्ट बता दिया कैसे आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि ये फॉलोइंग एसिड बेस्ड रिएक्शंस करके दिखाओ। तो एसिड बेस्ड रिएक्शन मैंने बोला था सीधे आपको जो भी एसिड है उसको पूरा का पूरा जोड़ देना है। तो यहाँ NH2 है, H यहाँ से आ जाएगा, तो NH3 और Cl नेगेटिव। तो आपका पहला प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसका नाम क्या लिखोगे? इसका नाम है, देखो यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप है, तो N प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड। सेम फिर इस रिएक्शन करके देखते हैं। तो यहाँ पे C2H5 3N और HCl है, तो H को सीधे यहाँ पे कोई भी H नहीं है, तो H और Cl पूरा जुड़ जाएगा, तो आपका ऐसा दिखेगा NHCl नेगेटिव। और इसका नाम क्या होगा? देखो 3 इथाइल ग्रुप है, ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो ऐसा नाम आपको लिखना है और ऐसे आपको प्रोडक्ट बताना है एसिड बेस्ड रिएक्शन अगर करवाना होगा तो। उसके बाद एक ये रिएक्शन दिया है जिसमें एनिलीन का रिएक्शन करवाया गया है CH3I, मतलब मिथाइल आयोडाइड आपका एक्सेस। मैंने आपको बताया था कि अगर एमाइन एक्सेस में दिया गया है, ठीक है, तो उस केस में आप एक ही बार एल्काइलेशन कराओगे। लेकिन अगर एल्काइल आयोडाइड आपका एक्सेस में दिया है तो उस केस में आप एंड तक ले जाओगे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो बनता था वहाँ तक ले जाओगे। तो अगर इसमें देखोगे तो CH3I एक्सेस मतलब सारे के सारे H रिप्लेस कर दोगे, उस पर जो लोन पे था उसको भी रिप्लेस करोगे, तो 3 बार आपका CH3 लग जाएगा और N पे आ जाएगा प्लस चार्ज। और आपको पता है कि यहाँ पे I नेगेटिव भी लगेगा, यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट अगर आपको याद है तो हेलोजन भी लगता था, तो प्लस यहाँ पे है, तो उसको बैलेंस करने के लिए I नेगेटिव यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे बोला था क्वेश्चन में कि इसका फर्दर रिएक्शन करवाना है आपको सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो जब Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है यहाँ पे Na प्लस में रहेगा, CO3 2 नेगेटिव के फॉर्म में रहेगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, CO3 2 नेगेटिव के हिसाब से बैलेंस करना है। तो नाइट्रोजन पे यहाँ पे प्लस चार्ज था एक बार, तो अगर मैं इसको खोल के लिखूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, CO3 पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको इसको 2 बार लेना होगा,
तभी यहाँ पे +2 चार्ज होगा, है ना। तो उसको 2 बार लिया और यहाँ पे CH3 नेगेटिव लिख दिया। तो ये इस तरीके से आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। तो इसको देख लेना, एक अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद ये क्वेश्चन आसान था, बेंजोलेशन रिएक्शन जो आपने की थी सेम वही रिएक्शन है, उसको देख लेना। यहाँ पे बोला था आइसोमर बनाओ, और फिर आइसोमर बनाओगे जब तो उसमें 1 डिग्री अमाइन होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री अमाइन होगा। पूछा था कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो मैंने बताया था कि जो 1 डिग्री अमाइन होता है वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता था, डायज़ोनियम सॉल्ट देता था, और मैंने बोला था वो डायज़ोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते थे कि इनमें से कौन सा डायज़ोनियम सॉल्ट अनस्टेबल है। तो 1 डिग्री अमाइन वाला जो प्राइमरी एलिफेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट जो होगा वो आपका अनस्टेबल होगा, और वही आपका नाइट्रोजन लिबरेट करता था, ठीक है। तो वही यहाँ पे इंडायरेक्टली पूछा था। तो आपको इसमें आंसर देना, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल लिबरेट नाइट्रोजन इजीली, तो आपको 1 डिग्री अमाइन चूज, ठीक है। सिंपल ये चीज़ याद रखो। अब चलते हैं आगे और डायज़ोनियम सॉल्ट वाला टॉपिक देखते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी सारे इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको बना के यहाँ से पूछ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले डायज़ोनियम सॉल्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। तो डायज़ोनियम सॉल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Rn2+X नेगेटिव, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए आपको। तो जो R है वो स्टैंड करता है यहाँ पे किसी एराइल ग्रुप के लिए। मैंने बोलता कि अगर सिर्फ आपको डायज़ोनियम सॉल्ट बोला गया है तो वो मान रहे हैं कि आपने वो एरोमेटिक अमाइन से बनाया, ठीक है। और अगर एलिफेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट है तो उसमें वो स्पेसिफाई कर देंगे कि ये एलिफेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट है, ठीक है। अच्छा, तो अगर यहाँ पे Rn2X नेगेटिव लिखा है, बोला है सिर्फ डायज़ोनियम सॉल्ट है, तो आपको समझ जाना है कि ये R ग्रुप जो है वो एराइल ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ये जो N2+ है ये क्या है। तो ये N2+ जो है यही आपका डायज़ोनियम ग्रुप है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि N2+ क्या है, यहाँ पे डायज़ोनियम ग्रुप है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि डायज़ोनियम ग्रुप इनमें से क्या है तो N2+, ठीक है, ऑप्शन टिक कर देना है। उसके बाद इनमें से कौन सा डायज़ोनियम सॉल्ट है, तो उसको जो भी आपका इस फॉर्म में होगा Rn2+X नेगेटिव वो आपका डायज़ोनियम सॉल्ट है। X नेगेटिव क्या क्या हो सकता है, तो आप सोचोगे हेलोजन होगा सर, तो हेलोजन तो होता ही है, साथ ही साथ HSO4 नेगेटिव भी हो सकता है और BF4 नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये 2 ऑप्शन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको मान लो लिख के देते हैं कि डायज़ोनियम सॉल्ट का जनरल फॉर्मूला है Rn2+X नेगेटिव, इनमें से कौन सा X नेगेटिव हो सकता है। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई 3 ये होगा और एक अलग होगा, तो उसको आपको टिक कर देना है कि वो आपका नहीं हो सकता है। सॉरी, अगर आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है X की जगह, तो जो आपका इन चारों के अलावा लिखा होगा वही आपका नहीं हो सकता। तो हेलोजन हो सकते हैं, ClBr कुछ भी हो सकता है, HSO4 नेगेटिव हो सकता है, BF4 नेगेटिव भी हो सकता है इस X के जगह, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद इसको लिखते कैसे हैं, नाम कैसे लिखते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है C6H5N2Cl नेगेटिव, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये फिनाइल ग्रुप। तो फिनाइल ग्रुप जिस हाइड्रोकार्बन के मेन पेरेंट चेन से बना होगा उसका नाम आपको लेना है। तो आपको पता है फिनाइल आपका बेंजीन से आता है, तो बेंजीन। उसके बाद आपको दिख रहा है N2+, इसको क्या बोलते हैं, डायज़ोनियम ग्रुप, तो बेंजीन डायज़ोनियम। आगे Cl नेगेटिव दिख रहा है, तो इसका पूरा नाम हो गया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। सेम अगर इसका नाम आप लिखोगे तो ये भी हो गया बेंजीन डायज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नाम देना है। अब आते हैं हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स पे जो कि आपको स्टेटमेंट में देखने को मिल सकता है। पहला पॉइंट ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस है वो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के डायज़ोनियम सॉल्ट के कंपैरिजन में अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। इसलिए वो नाइट्रोजन वहाँ पे रिलीज कर रहे थे, अभी आपने ऊपर क्वेश्चन भी देखा था। तो पहला पॉइंट हो गया कि जो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस है वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो आपको ये डायरेक्टली या तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बोल दे या तो आपको बोलते हैं एल्काइल डायज़ोनियम सॉल्ट। तो दोनों एक ही बात बता रहे हैं कि जो एल्काइल डायज़ोनियम सॉल्ट है वो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन से ही बने होंगे। तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस के जो डायज़ोनियम सॉल्ट होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। और क्यों हाईली अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं N2 रिलीज करना। उसके बाद जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस हैं वो उसके मुकाबले, मतलब कि एलिफेटिक अमाइंस के डायज़ोनियम सॉल्ट के मुकाबले स्टेबल होते हैं। लेकिन स्टेबल अब ऐसा नहीं कि मैंने बोल सके आपको उतना स्टेबल नहीं होता है, स्टेबल उसके मुकाबले है लेकिन उतना स्टेबल नहीं है, शॉर्ट टाइम के लिए स्टेबल रहता है और लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। तो ये आपका ऑलरेडी शायद एक क्वेश्चन आया हुआ है, शायद 2022 में मेरे वाले नीट में आया था ये क्वेश्चन कि जो आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस है वो लो टेम्परेचर में स्पेसिफिकली 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में स्टेबल होता है। तो ये सही असर्शन था। इसमें मैं सोचा था कि कैसे पूछा है, क्या फैक्चुअल पूछ दिया। तो फैक्चुअल नहीं पूछा है, बेसिक कंसेप्ट है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के डायज़ोनियम सॉल्ट जो है वो लो टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं, ठीक है, हाई पे स्टेबल नहीं होता है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रिएक्शन आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे अमाइन से एरोमेटिक अमाइन से हमने डायज़ोनियम सॉल्ट बनाया था। तो ये जो रिएक्शन होता है जिसमें प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से डायज़ोनियम सॉल्ट बनाते हैं उसको हम लोग डाईएज़ोटाइजेशन बोलते हैं। तो पहला ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। तो उसमें आपको ये रिएक्शन दिखेगा जिसमें एरोमेटिक अमाइन से डायज़ोनियम सॉल्ट बनाया होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है या फिर ये स्टेटमेंट देखने को मिलता है तो ये सही स्टेटमेंट है कि डायज़ोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होने के कारण उसको स्टोर नहीं करते हम लोग, उसको बनाते हैं और उसको फर्दर उसका हम लोग मैंने बताया था कि उसको हम लोग मेनली इंटरमीडिएट के लिए यूज़ करते हैं, फिनॉल बनाने के लिए या फिर कोई दूसरे ग्रुप्स को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए डायज़ोनियम सॉल्ट को स्टोर नहीं किया जाता, उसको बनाते हैं और यूज़ कर लिया जाता है आगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो सही चीज़। तो अब हम लोग डायज़ोनियम सॉल्ट की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इसको अच्छे से याद करना। सबसे पहला पॉइंट अभी आपने देखा था, यहाँ पे हमने क्या बनाया था, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनाया था। तो ये जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड होता है, सबसे पहले ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आ सकता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ये ऑब्वियसली एक सॉल्ट जैसा प्रोडक्ट है तो इजिली वाटर में सॉल्युबल होगा। ऐसे याद रख सकते हो कि सॉल्ट बन रहा है
बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है आपका। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड जो है, क्योंकि सॉल्ट है तो सॉल्ट आपको पता है वाटर में सॉल्युबल होता है, तो सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है, ऐसे याद रखो। और कोल्ड में स्टेबल है, ठीक है। मैंने बताया था कि ये जो है ज़्यादा हाई टेम्परेचर दोगे तो स्टेबल नहीं रहता है। 273 278 मतलब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है, तो कोल्ड ही हुआ, तो कोल्ड में स्टेबल रहता है। लेकिन अगर टेम्परेचर हल्का सा राइज करोगे, आपको क्या याद है, हमने जब डाइज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन वार्म वाटर के साथ करवाया था, हल्का सा गर्म पानी लिया था, तो वहाँ पे वो फिनॉल बन जाता था, मतलब रिएक्टिविटी दिखाता था। तो स्टेबल तो है कोल्ड में, लेकिन अगर हल्का सा भी हम लोग हीट लेंगे, वही चीज़ दिखती है, रिएक्ट विथ वाटर व्हेन वार्म्ड, ठीक है। अगर हम लोग वार्म वाटर लेते हैं तो रिएक्शन दिखाता है। तो 4 स्टेटमेंट आपने यहाँ पे देख लिया। पहला कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड जो है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरा, वाटर में सॉल्युबल होता है क्योंकि सॉल्ट है। तीसरा, कोल्ड में स्टेबल है लेकिन वार्म वाटर के साथ रिएक्टिविटी दिखाता है। अब इसका उल्टा है बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। फ्लोरोबोरेट मतलब कि Cl नेगेटिव की जगह यहाँ पे अगर BF4 होता, मैंने बताया था कि X की जगह आपका BF4 भी हो सकता है ना, तो अगर वो होगा तो उसको बोलोगे आप बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो अभी ये भी सॉल्ट ही, लेकिन ये वाटर में इनसॉल्युबल है। तो ये ध्यान देना है कैसे वो डिफरेंशिएट कर रहा है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से। तो ये आपका वाटर इनसॉल्युबल है और रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, मतलब देख रहे हो वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में स्टेबल था, लेकिन रूम टेम्परेचर आपका 28 डिग्री सेल्सियस होता है, 27 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ तक वो स्टेबल है। इस तरीके से बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट आपके बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से डिफर करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से हैं, इजीली क्वेश्चन बना के दे सकते हैं आपको। अब आते हैं हम लोग इसके रिएक्शन वाले पार्ट पे, और डाइज़ोनियम सॉल्ट के मेनली 2 रिएक्शन हम लोग को देखने हैं। एक जिसमें नाइट्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब नाइट्रोजन हटा के हम लोग कुछ लगाएंगे उसके जगह, और दूसरा जिसमें डाइएज़ो ग्रुप है वो आपका पूरा का पूरा रिटेन रहता है, वो हटता नहीं। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ जिसमें ऐसे रिएक्शन जिसमें नाइट्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये रिएक्शन दिखता क्यों है जिसमें नाइट्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है इजीली, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डाइज़ोनियम ग्रुप है, N2+ वाला ग्रुप है, वो काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और निकल के N2 गैस के फॉर्म में निकल जाता है। और यही निकलता है, इसी की जगह क्या क्या आता है, Cl नेगेटिव आ सकता है, Br नेगेटिव आ सकता है, I नेगेटिव, Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, सब ये सारे ग्रुप्स आ जाते हैं, अलग अलग आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये रिएक्टिविटी इतना अच्छा क्यों दिखा पा रहा है, क्योंकि जो डाइज़ोनियम ग्रुप है अच्छा लिविंग ग्रुप है, आपको याद होना चाहिए, और वो N2 गैस के फॉर्म में निकल के एस्केप हो जाता है, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। अब सारे रिएक्शन सेम एक ही जैसे हैं, हम लोग को बस आना चाहिए कि कैसे उसको डिस्प्लेस करना है। तो अगर मैं रिएक्शन को अभी खोलता हूँ तो आपको पहला दिखता है डाइज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं Cu2Cl2 HCl के प्रेजेंस में, या फिर Cu2Br2 HBr के प्रेजेंस में, और CuCN KCN के प्रेजेंस में। तो आपको देखते ही याद पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इस डाइज़ोनियम ग्रुप को पूरा का पूरा हटाना है। और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, देखते पता चलेगा कि क्या रिप्लेस होने वाला है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे Cl रहेगा, इस वाले में Br लग जाएगा हट के, और यहाँ पे Cn लग जाएगा। तो आपको बस वही करना है। तो यहाँ पे आपको बन गया ArCl, यहाँ बन गया आपका ArBr, और यहाँ पे बन गया आपका ArCN। AR यहाँ पे आपका जो आपका एराइल ग्रुप है वो है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है इस रिएक्शन का नाम, ये जो आपने तीनों रिएक्शन किया, इस तीनों रिएक्शन का नाम होता है सेंड मेयर्स रिएक्शन। तो सेंड मेयर रिएक्शन में खासियत क्या है कि इसमें जो कॉपर है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब नीचे आओगे तो नीचे भी ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन, बस फर्क क्या है, यहाँ पे Cu2Cl2 HCl था, यहाँ पे कॉपर HCl है। तो Cu2Cl2 HCl और कॉपर HCl में क्या फर्क है, Cu2Cl2 में यहाँ पे कॉपर +1 ऑक्सीजन स्टेट में, लेकिन यहाँ पे 0 में। जो +1 ऑक्सीजन स्टेट वाला है उस रिएक्शन को आपने बोला सेंड मेयर रिएक्शन, और जो 0 वाला है उसको आपने बोला गेटरमैन रिएक्शन। बाकी दोनों में प्रोडक्ट आपको ऑलमोस्ट सेम मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेम वही चीज़, कॉपर HCl है, तो यहाँ पे भी आप Cl हटाओगे, कॉपर तो हटाओगे नहीं, तो Ar N2 ये हटा दिया आपने, और यहाँ पे लग गया Cl। इसमें आपका Br है तो Br लग जाएगा, ArBr, ठीक है। इसमें भी आपका नाइट्रोजन गैस निकलता है, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे आपका एक CuX बनता है, मतलब Cl बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे CuBr बन जाएगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ खोल के, तो NCERT में देखोगे तो जब कॉपर 1 आयन प्रेजेंट है उस केस में सेंड मेयर रिएक्शन बोल रहे हो। तो सेंड मेयर रिएक्शन को आपको याद रखना है कि जैसे ये रिएजेंट दिखे जहाँ पे Cu2Cl2 HCl हो, या फिर कॉपर 1 आयन है, मतलब कि कॉपर 1 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो वो आपका सेंड मेयर रिएक्शन है। इसमें आपका करना क्या है तो मैंने बता दिया, करना दोनों में सेम ही चीज़ है, बस फर्क क्या है कि इसमें भी नाइट्रोजन निकल रहा है, इसमें भी निकल रहा है, लेकिन इसमें कोई भी कॉपर हेलाइड नहीं बन रहा था, यहाँ पे बन रहा है CuX, ठीक है। इसमें इस कॉपर 1 ऑक्सीजन स्टेट में, यहाँ पे कॉपर 0 में, कॉपर पाउडर यूज़ होता है गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। कौन सा बेटर होता है सेंड मेयर और गेटरमैन में, तो ऑब्वियसली गेटरमैन किसको पसंद होगा, सेंड मेयर ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो गटर का आदमी नहीं पसंद है किसी को, ठीक है, सेंड मेयर ज़्यादा अच्छा रिएक्शन दिखाता है क्योंकि बेटर यील्ड है। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें हमने क्लोरीन ब्रोमीन तो लगा दिया था एराइल ग्रुप में, लेकिन हम यहाँ आयोडीन हमने नहीं लगाया था। तो आयोडीन जो है ईजिली नहीं लग पाता है, इसलिए हम लोग इसको कैसे लगाते हैं, Ki के साथ रिएक्शन करवाने के बाद लगाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो अगर रिएक्शन कॉपी में अगर जाओगे तो इसमें सेम
डायज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन Ki के साथ हो रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो इसमें ये पूरा ग्रुप हटा के आयोडीन लगा दोगे, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो देखो यहाँ पे वही हुआ है, आयोडीन लग गया। अगला रिएक्शन देखो, अगले रिएक्शन में क्या है, HbF4 के साथ रिएक्शन है, ठीक है। तो HbF4 क्या है, HbF4 आपका है फ्लोरोबोरिक एसिड। तो अगर फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो सबसे पहले समझ जाना कि यहाँ पे क्या बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे डायज़ोनियम सॉल्ट चेंज होगा, ठीक है। जहाँ पे डायज़ोनियम क्लोराइड था पहले, अब डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट बन जाएगा, जिसको जब आप हीट करोगे उसके बाद यहाँ पे ये अपना जो F था, मतलब फ्लोरीन था, वो आपका लगेगा एराइल ग्रुप और आपका एराइल फ्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि कैसे होता है ये रिएक्शन। अगर आपका HbF4 के साथ रिएक्शन है, सबसे पहले डायज़ोनियम क्लोराइड जो है वो चेंज हो जाएगा आपका फ्लोरोबोरेट में, और उसके बाद जब आप उसको हीट करोगे तो BF3 निकल जाएगा और आपका एराइल फ्लोराइड बन जाएगा AR के साथ F लग। तो अगर एराइल ग्रुप में आपको फ्लोरीन जोड़ना है या आयोडीन जोड़ना है तो उसके लिए आप सैंडमेयर रिएक्शन या गैटामैन रिएक्शन यूज़ नहीं करते, ये आपको ध्यान देना है। सैंडमेयर रिएक्शन में और गैटामैन रिएक्शन में आपने Cl और Br जोड़ा था, ठीक है। तो किसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, अगर कभी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये कंसेप्ट लगाना है कि सैंडमेयर और गैटामैन में आपने Cl और Br जोड़ा था। फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो तो उसमें पहले डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट बन रहा है और उसके बाद उसको जब हीट करो तो अब आपका एराइल फ्लोराइड आपको मिल रहा है। आयोडीन लगाने के लिए आप इसमें पोटेशियम आयोडाइड यूज़ करते हो, ये आपको ध्यान देना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको एराइल ग्रुप में फ्लोरीन जोड़ना है तो आप कौन सा रिएजेंट यूज़ करोगे, तो आप फ्लोरोबोरिक एसिड यूज़, लेकिन अगर आयोडीन जोड़ना है तो आप पोटेशियम आयोडाइड यूज़ करो। अब चलते हैं आगे, और ये वाला इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये कर लिया हमने, ये कर लिया, 26 देखना है। इसमें आपको दिख रहा है डायज़ोनियम सॉल्ट, मतलब अपना डायज़ोनियम क्लोराइड दिख रहा है। इसमें रिएक्शन हुआ है H3PO2 और H2 के साथ। अब दिमाग में क्या आएगा आपके कि आपने देख लिया H2, बहुतों के दिमाग में है कि H2 है, अरे इसमें क्या करते थे N2+ Cl हटाते थे, OH लगाते थे तो फिनॉल बनेगा। लेकिन ध्यान रखो कि जब तक आपका सिर्फ H2O ना लिखा हो और वार्म ना लिखा हो तब तक फिनॉल नहीं बना। इसमें आपका साथ में H3PO2 है, जो कि जिसका नाम क्या होता है, फॉस्फेनिक एसिड बोलते हैं या फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, ये है। तो ये कैसा एजेंट होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, N2+ Cl हटाओगे, रिडक्शन कैसे करते हो, H जोड़ के, तो यहाँ पे H जुड़ता है। तो अगर आपको H3PO2 और H2O दिख रहा है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उस केस में आपको ध्यान ये रखना है कि रिडक्शन ही करवाना है और मुझे H जोड़ना है। क्यों, क्योंकि H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑब्वियसली एसिड है, H देगा, इतना तो दिमाग में रहेगा ही आपके। और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है तो H जोड़ना है आपका, तो यहाँ पे बन जाता है आपका AR, ठीक है। तो सिर्फ बेंजीन आपका मिल जाएगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि जो हाइपोफॉस्फोरस या फिर फॉस्फेनिक एसिड है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, साथ ही साथ अगर इथेनॉल दिया है वो भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो दोनों ही केस में आपको सेम ही रिएक्शन करना है, चाहे आपको हाइपोफॉस्फोरस एसिड दिया हो या फिर इथेनॉल दिया हो, इसमें भी ये पूरा हट के H लगेगा, ठीक है, और बेंजीन बन जाएगा। तो ये देख लो। और क्योंकि इथेनॉल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो आपको पता है इथेनॉल OH है, एल्कोहल ऑक्साइड होकर क्या बनाता है, एल्डिहाइड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। कंसेप्ट है बेसिक, हम लोग पहले पढ़ा हुआ है काफ़ी। एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है ऑक्सीडाइज होकर, तो क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो इसको तो रिड्यूस कर दिया H लगा के, तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो ये दोनों ही रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ आपने देख ली। इथेनॉल हो या फिर H3PO2 हो, दोनों ही माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, अच्छे से याद रखो इसको। बाकी ऐसे भी देख सकते हो कि इथेनॉल जो है एसिडिक नेचर दिखाता है, H निकालेगा, और हाइपोफॉस्फोरस एसिड तो है ही एसिड, H देगा, तो H देगा तो रिड्यूस ही करवाएगा सामने वाले को। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है। बस मैंने इसमें कन्फ्यूजन एक बता दिया था कि H2 देख के आपके दिमाग में आ सकता है कि OH लगा दो, तो OH तब तक नहीं लगाना है जब तक वार्म ना लिखा हो या फिर सिर्फ और सिर्फ H2O ना हो, ठीक है। जैसा कि आप अगला रिएक्शन अगर देखते हो, ये कर लिया हमने, ये देखो इसमें सिर्फ H2 है, तो इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसमें H3PO2 भी था, इसमें H3PO2 नहीं है, सिर्फ वाटर है। यहाँ पे आप क्या करोगे, पूरे को हटा के OH लगा दोगे, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ लग जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे देखो दिख रहा है कि 283 केल्विन में यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो जाता है और फिनॉल बन जाता है। अब आगे चलते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है कि HbF4 के साथ फिर से रिएक्शन है। तो जहाँ अभी हमने ऊपर जब देखा था HbF4 के साथ रिएक्शन, तो पहले स्टेप में क्या हुआ था, Cl नेगेटिव हट के BF4 नेगेटिव लग गया था। तो सेम वही चीज़ होगा यहाँ पे भी, Cl नेगेटिव हट के पहले स्टेप में BF4 नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है, N2BF4 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद अगर आप NaNO2 और कॉपर हीट के साथ रिएक्शन कराते हो तो NaNO2 क्या देगा, NO2 ग्रुप देगा। तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा ग्रुप हटा के आपको NO2 लगा देना है। तो देखो वही बन गया, पूरा का पूरा ग्रुप हटा दिया, NO2 लगा दिया, और साथ से N2 तो निकलेगा ही। तो इस तरीके से आपको आंसर बनाना। तो ये वाला रिएक्शन एक अच्छा था, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको समझा दिया, तो इसको ध्यान देना। अगर कभी लिख के आता है HbF4 पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में NaNO2 कॉपर हीट, समझ जाना है NO2 लगाना है आपको, ये पूरा का पूरा ग्रुप हटा के। आगे चलते हैं, अगला रिएक्शन। अभी तक हमने कौन सा रिएक्शन देखा था, जिसमें नाइट्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। अब हम लोग देखेंगे जिसमें डायएजो ग्रुप का रिटेंशन हो रहा है, ठीक है। और ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो देखो सबसे पहले जो रिटेंशन ऑफ डायएजो ग्रुप है उसको हम लोग क्या रिएक्शन बोलते हैं, तो उसको हम लोग कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कपलिंग रिएक्शन में इनमें से क्या होता है, ऑप्शन में एक हो जाएगा रिटेंशन ऑफ डायएजो ग्रुप और एक हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको टिक करना है कि कपलिंग रिएक्शन में रिटेंशन ऑफ डायएजो ग्रुप होता है।
पहला क्वेश्चन बता दिया मैंने। अब कपलिंग रिएक्शन में कैसा प्रोडक्ट मिलता है, तो आपको एजो प्रोडक्ट मिलता है। तो इसमें जो आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो जैसे यहाँ पे नाम देख सकते हो, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा एमाइनो एजोबेंजीन, तो एजो प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो एजो प्रोडक्ट होता है, इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें एक्सटेंडेड कंजुगेटेड सिस्टम होता है। मतलब इसमें जो कंजुगेशन अगर आप देखोगे, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, मतलब पूरे पूरे कंपाउंड में जो आपका कंजुगेशन फैला हुआ है, तो वही लिखा है कि एक्सटेंडेड कंजुगेट सिस्टम देखने को मिलता है एजो प्रोडक्ट के अंदर। तो सही स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आपने देख लिया। दूसरा आपको देखना है कि एजो प्रोडक्ट में जो एरोमेटिक रिंग्स होते हैं वो किससे जॉइंट होता है, तो एन डबल बॉन्ड एन बॉन्ड से जुड़ा होता है। जैसे ये एरोमेटिक रिंग एन डबल बॉन्ड एन से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है एजो प्रोडक्ट के बारे में। तो ये अभी जो स्टेटमेंट देख रहे हो, तो ये ऐसे आ सकता है, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कपलिंग रिएक्शन, या विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एजो प्रोडक्ट्स, ठीक है। या फिर किसी एक का नाम लिख के दे देंगे कि विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन के लिए पहला ट्रू है कि कंजुगेट सिस्टम पूरे रिंग में एक्सटेंडेड है। एरोमेटिक रिंग्स इसमें एन डबल बॉन्ड एन से जुड़े होते हैं। ये कलर्ड होते हैं, और कलर्ड है तो डाइज के फॉर्म में यूज़ हो सकते हैं। डाई क्या होता है, अलग अलग कलर के डाई होते हैं। तो यहाँ पे ऑरेंज डाई है, येलो डाई है, ठीक है। तो कलर्ड होते हैं। तो तीन चीज़ आपने क्या देख ली, कंजुगेट सिस्टम जो है पूरे उसमें एक्सटेंडेड है, पूरे कंपाउंड में एन डबल बॉन्ड एंड से जुड़े रहते हैं इसमें एरोमेटिक रिंग। तीसरा आपने देखा कि कलर्ड है तो डाइज के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। चौथा, ये कपलिंग रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। 4 पॉइंट्स एकदम रट लो, स्टेटमेंट पे आएगा और आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। इसको एकदम अच्छे से याद करके रखो। डाइज और कलर वाला पॉइंट तो याद रखेगा, एजो पॉइंट्स, एजो वाले से आपको एन डबल बॉन्ड एन भी याद रहेगा, और कंजुगेटेड सिस्टम भी आपको स्ट्रक्चर से याद रहेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको अच्छे से याद रखो। इसमें रिएक्शन कैसे करवाते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, तो इसमें ये ध्यान रखो कि इसमें जो कपलिंग करवाएंगे हम लोग पैरा पोजिशन पर करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें सबसे आसान से आपको देखो सिमेट्री दिखेगा, बाकी और कहीं कराओगे तो सिमेट्री नहीं दिखेगा। तो ऐसे याद रख सकते हो कि पैरा पोजिशन पर हम लोग को कपलिंग करवाना पड़ता है। कैसे कराएंगे, देखो सिंपल, कुछ नहीं, आपको यहाँ पे पैरा पोजिशन पे एच दिख रहा है, ठीक है। ये आपका फिनॉल है ना, फिनॉल है, तो ओ एच यहाँ पे, तो पैरा पोजिशन इसका ये हो गया। तो यहाँ से आपको एक ही एच होगा, एक एच निकालना है। N2Cl नेगेटिव होगा, तो यहाँ से आपको ये Cl नेगेटिव निकालना है। मतलब इस पूरे ग्रुप को हटाओ, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N लगा दो और यहाँ से H हटा दो, ठीक है। तो ये आपका बन गया N डबल बॉन्ड N से इस ग्रुप को इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है, दिख रहा है ना। इस ग्रुप को इसके साथ जोड़ दिया और ये H यहाँ से हटा दिया, यहाँ से N2Cl नेगेटिव हटा दिया, और जोड़ा कैसे है, एजो वाले ग्रुप से। एजो ग्रुप क्या है, N डबल बॉन्ड N ग्रुप। इसका नाम क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। पैरा पे हाइड्रोक्सी एजो ग्रुप और ये रहा बेंजीन, ठीक है। ये आपको लगाना है। सेम इसमें भी, ठीक है, इसमें फिनॉल था, इसमें एनिलीन है। सेम पैरा पोजिशन पे H हटाया, ये हटाया, एजो ग्रुप से जोड़ दिया। इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि जो ऊपर आपने बनाया था हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो है वो आपका ऑरेंज डाई होता है, और जो आपका एमाइनो एजोबेंजीन है वो येलो डाई होता है। तो इसको आप नाम से भी याद रख सकते हो, अगर आप बोलोगे 2-3 बार आपको याद हो जाएगा। एमाइनो येलो, थोड़ा सा बोलने में भी सेम लग रहा है, तो एमाइनो येलो और हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज होता है। तो कोई एक याद रखो, एक ऑरेंज है एक येलो है, इस तरीके से आप याद कर लेना। आगे चलते हैं, आखिरी कुछ लाइन्स हैं वो देख लेते हैं। अब देखो, अगर मैं यूज़ की बात करूं कि डायज़ोनियम सॉल्ट का मेन यूज़ क्या है, तो मेन यूज़ आपने देखा कि अच्छा इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। पहले बन जाता है, उसके बाद हम लोग इसको यूज़ करते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, फिनॉल बनाने के लिए, या फिर आपने देखा नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए, साइनो ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो वही यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो एराइल फ्लोराइड्स होते हैं या आइडाइड्स होते हैं, उसमें हम लोग डायरेक्टली हेलोजिनेशन नहीं करवा सकते। मतलब कि जो अगर मेरे को फिनाइल इसमें बेंजीन में F जोड़ना है तो मैं डायरेक्टली नहीं जोड़ सकता, ठीक है। मतलब डायरेक्टली मैं हेलोजिनेशन नहीं करवा सकता हूँ, या डायरेक्टली आयोडीन नहीं जोड़ सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली उसमें साइनो ग्रुप नहीं जोड़ सकता हूँ। तो ये करवाने के लिए मुझे क्या करना होता है, पहले डायज़ोनियम सॉल्ट बनाना पड़ता है। क्यों नहीं जोड़ सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ साइनो ग्रुप के बारे में, तो अगर मुझे मान लो साइनो ग्रुप लगाना है क्लोरोबेंजीन को रिप्लेस करके, मतलब यहाँ पे मेरे पास बेंजीन पे Cl लगा हुआ है और मेरे को इसको मान लो केसीन के साथ रिएक्शन करवाना है, तो यहाँ पे Cl हटा के Cn लगाऊंगा मैं। लेकिन मुझे पता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और हेलो अरेंज जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो ऐसे में अगर मुझे Cn ग्रुप सही में इंट्रोड्यूस करवाना है तो मेरे को सैंडमे रिएक्शन के थ्रू जाना होगा, और सैंडमे रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पहले डायज़ोनियम सॉल्ट बनाते हैं। तो वही चीज़ लिख रही है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता है, अगर मुझे क्लोरीन से रिप्लेस करके साइनो ग्रुप लगाना है, तो उस केस में मैं पहले डायज़ोनियम सॉल्ट बना के फिर ये बनाता हूँ। तो डायज़ोनियम सॉल्ट का मेन यूज़ है ऐसे रिएक्शंस जिसमें हम लोग इजीली सब्स्टिट्यूशन नहीं करवा सकते हैं और प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं, उसमें ये अच्छा एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, ऐसे सब्स्टिट्यूट एरोमेटिक प्रोडक्ट जो कि इजीली नहीं बन सकते हैं, उसमें हम लोग पहले डायज़ोनियम सॉल्ट बनाते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन करवा के उसको बना लेते। तो मेन यूज़ डायज़ोनियम सॉल्ट का ये है, आपको ध्यान रखना है कि अच्छा इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, और ऐसे सब्स्टिट्यूट एरोमेटिक कंपाउंड जो इजीली नहीं बन सकते हैं उसको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आते हैं और लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो आ जाओ, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे Br2 के साथ रिएक्शन है, मतलब हेलोजिनेशन हम लोग यहाँ पे करवा दें, तो कहाँ लगाओगे, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा ग्रुप लगाओ। तो ये आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मेटा पे लगाना चाहेगा, या तो यहाँ या तो यहाँ, और ये आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है,
ऑर्थो पे या फिर पैरा पे लगाना चाहेगा तो पैरा तो ऑलरेडी फील्ड है तो इसका तो भूल जाओ। तो दोनों ही आपको यहाँ पे इंडिकेट कर दी कि ऑर्थो पे लगाना है, तो आप सबसे पहले बी आर को ऑर्थो पे लगा दोगे, तो ये बन गया आपका। ठीक है, उसके बाद एस एन एच सी एल के साथ रिएक्शन है, आपको पता है ये क्या करता है, रिडक्शन करवाता है। NO2 में आपको दिख रहा है O है, O को रिड्यूस मैंने बताया था, O हटाओगे H लगाओगे तो 2 O हट जाएगा, H लग जाएगा, तो आपका यहाँ एमाइन बन जाएगा। तो देखो वही हुआ होगा, NO2 से NH2 हो गया। फिर इसका रिएक्शन करवा दो NaNO2 HCl के साथ, क्या कौन सा रिएक्शन है जिसमें डाइजेनल सॉल्ट बनता है, तो NH2 हट के N2 + Cl नेगेटिव लग जाएगा, वही हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसका रिएक्शन करवा दो H2H3PO2 के साथ। अब कन्फ्यूजन क्या आएगा बहुतों को कि यहाँ OH लगा देते हैं क्योंकि H2 है, लेकिन मैंने बताया था यहाँ H3PO2 है, तो मतलब यहाँ पर रिडक्शन होगा, और रिडक्शन कैसे होगा, N2Cl हट के H लग जाएगा, तो आपका सीधे उसको हटा दो। ठीक है, N2Cl हट के यहाँ पे H लग। उसके बाद इसका रिएक्शन होता है KMnO4 OH नेगेटिव। तो अगर आप ध्यान से देखो इसको, ये कौन सा है, KMnO4 KOH के साथ रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता था, इसमें CH3 पूरा का पूरा हट के COOH बन जाता था, याद है, पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप हटाते थे, COOH लगा देते, तो वही आपको यहाँ पे करना था, COH। ठीक है, क्यों, इसके पास यहाँ पे H था, बेंजाइलिक H, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप करना है, जो आपने रिएक्शंस करे हैं ना वही सेम चीज़ आना है, बस आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, रिएजेंट याद होना चाहिए, और इस हिसाब से आपका यहाँ पे जितने भी रिएक्शन था मैंने सारे करवा दिए। अब आपको बस रिविजन करना है, इस वीडियोस को 2-3 बार देखोगे, जो मैंने करवाया है एग्जैक्ट सेम चीज़ आपको बैठ के खुद। ये प्लेलिस्ट मेरे को लगता है मुश्किल से 2 दिन की प्लेलिस्ट होगी, कोई अगर 2 दिन बैठ जाएगा 8-8 घंटे तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख जाएगा, उसके बाद उसको खुद से रिवाइज करना। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको सिर्फ ये वीडियो देख के रिवाइज करना है, क्योंकि मैं खुद नहीं करता उस चीज़। ठीक है, मैं जो करता वही मैंने आपको यहाँ पे करवाया है, बस है कि ये चीज़ आपको खुद समझ नहीं आती है। ये मैंने काफ़ी पढ़ने के बाद समझने के बाद देखा कि ऑर्गेनिक को इस तरीके से किया जा सकता है। वही चीज़ मैंने आपको इस सीरीज़ में आपको करवाया है कि ऑर्गेनिक को इसी तरीके से करते हैं, रिएक्शन के थ्रू कंसेप्ट पढ़ते हैं। 2-3 चीज़ है ऑर्गेनिक में, देखो रिएक्शन है, आपको याद होना चाहिए, रिएजेंट अगर ये डाला है, ये रिएक्टेंट है, तो क्या प्रोडक्ट बनाना है, ये इससे आपके सारे रिएक्शंस हो जाएंगे। उसके अलावा उस रिएक्शन का कौन सा नाम है, कौन से टाइप का रिएक्शन है, उसमें क्या कोई एक्सेप्शन है, क्या वो कोई एक टेस्ट है, उसमें क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए रिएक्शन के थ्रू। जिस तरीके से मैंने रिवाइज करवाया है, एक्टिव रिकॉल करते हुए कि रिएक्शन कॉपी देखा आपने, रिएक्शन में पहले प्रोडक्ट बनाया, फिर सोचा कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है, वही उसी तरीके से आपको रिवाइज करते हुए जाना है। और अगर ऐसे करोगे तो मैंने अपने नीट के लास्ट दिन से पहले 1.5 घंटे में पूरी की पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज की थी। ठीक है, जो आखिरी दिन था, तो इसी तरीके से आप भी 1.5 घंटे में पूरी की पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज करके जा पाओगे। ठीक है, और ये करने के लिए आपको 15 दिन का रिविजन चाहिए। जैसे मैंने इसमें रिवाइज किया है, आप आज से स्टार्ट करोगे, लगातार 15 दिन रिवाइज करने जब बैठोगे तो 15वें दिन आप 1.5 घंटे में ऑर्गेनिक रिवाइज करना स्टार्ट कर चुके होगे। तो पढ़ो अब, और जो मैंने बताया है उसको फॉलो करो। ठीक है, यही तरीका है ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करने का। तो चलो बाय। इसके अलावा आपको बस कुछ नहीं करना है, PYQ सॉल्व कर लेना है और टेस्ट देना है, काफ़ी है, और कुछ आपको नहीं करना है। इंटेक्सेशन मैंने करवा दिया, अगर आपके पास टाइम बचता है तो एक्सरसाइज कर लेना बस। ठीक है, तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब टेक केयर, बाय मॉलिक्यूल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ओके बाय।